गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की क्लास में क्या पढ़ लिए थे? थर्ड एंग्लो कर्नाटिक वॉर। ठीक है, तो कल जो क्लास हुई थी उसमें हमने फर्स्ट एंग्लो कर्नाटिक वॉर, सेकेंड एंग्लो कर्नाटिक वॉर और थर्ड एंग्लो कर्नाटिक वॉर को कंपैरेटिवली भी पढ़ा था कि ये तीनों आंग्ल कर्नाटिक वॉर जो हैं वो क्यों हुए, किन परिस्थितियों में हुए, कौन सी संधि की, इनका क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे कि तीसरा एंग्लो कर्नाटिक वॉर जो है वो भारत में 1758 में शुरू होगा, 1758 में। और 1758 में जब थर्ड एंग्लो कर्नाटिक वॉर शुरू होता है, उसके पहले ही बंगाल वाले क्षेत्र में अंग्रेज प्लासी का युद्ध जीत चुके थे। और प्लासी के युद्ध की जो सफलता उन्होंने अर्जित की थी, उस सफलता के माध्यम से उन्होंने बंगाल जैसा एक समृद्ध और धनी प्रांत पर अपना कब्जा कर लिया था। इस प्रकार से आप देखते हैं कि बंगाल वाले क्षेत्र से उनको अपार धन संपदा प्राप्त हुई और वे वित्तीय रूप से स्टेबल हो गए, यानी फाइनेंशियली स्टेबल हुए। और उसी फाइनेंस का उपयोग जो है उन्होंने कहां पर किया? उन्होंने आगे थर्ड एंग्लो कर्नाटिक वॉर के दौरान किया। ठीक, लेकिन हम देखेंगे कि ये जो बंगाल वाला क्षेत्र है यहाँ पर प्लासी का युद्ध होगा, आगे चलकर बक्सर का युद्ध होगा। तो प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध क्यों हुआ, अंग्रेज बंगाल में ही अपनी सत्ता की स्थापना क्यों करना चाहते थे, इन सभी कारणों की आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और एक उत्तराधिकारी राज्य के रूप में बंगाल की स्थापना किस प्रकार से हुई, किस प्रकार से बंगाल एक स्वतंत्र राज्य के रूप में लगभग स्थापित हुआ, जो कि केंद्रीय मुगल शासक के प्रत्यक्ष नियंत्रण से बाहर हो गया। इस अनुक्रम को पढ़ने के लिए आज हम बंगाल के क्षेत्र में आपके नियुक्त होने वाले सभी शासकों के बारे में आज की क्लास में चर्चा करेंगे और किस प्रकार से आप ये देखेंगे कि बंगाल में फाइनली इलाहाबाद की संधि के बाद अंग्रेजों ने डायरकी या द्वैध शासन की स्थापना की। ठीक है, इस क्लास के टॉपिक को शुरू करने से पहले कुछ कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों की आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम जो शब्दावलियों की चर्चा करने वाले हैं, उन शब्दावलियों में आप पहली शब्दावली जिससे आपको परिचित होना है वह है आपके जागीर। क्या है आपके? जागीर। तो पहली शब्दावली जो है वो है जागीर। इस जागीर का मतलब होता है भूमि का टुकड़ा। क्या है आपका? भूमि का टुकड़ा। और ये भूमि का टुकड़ा कौन सा आपका? कृषि भूमि का टुकड़ा। किसका टुकड़ा? आपका कृषि भूमि का टुकड़ा। तो कृषि भूमि का टुकड़ा वो क्षेत्र होता है या वो जमीन है जहां पर आपके एग्रीकल्चर का आप प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, और जब आप यहाँ पर कृषि या खेती कर रहे हैं तो इससे क्या मिलेगा आपको? राजस्व मिलेगा। यहाँ पर व्यक्ति जो है वो भू लगान या क्या चुकाएगा? कर चुकाएगा। तो आप देखेंगे कि जागीर जो है वो एक कृषि भूमि का टुकड़ा है, लेकिन ये जागीर जो है वो किसे प्रदान की जाती थी? तो हम देखते थे कि जो केंद्रीय मुगल सत्ता है, इस मुगल सत्ता में काम करने वाले जितने भी आपके अधिकारी हैं या कर्मचारी जो होते थे, उन्हें उनकी सेवाओं के बदले में वेतन ना दिया जाकर, बल्कि उनकी वेतन के बदले उन्हें क्या कर दिया जाता था? एग्रीकल्चरल लैंड दे दिया जाता था, जिसे आप क्या कह रहे हैं? जागीर कह रहे हैं। अब उनको चूंकि वेतन नहीं मिलता है, तो उस जागीर से प्राप्त होने वाले भू राजस्व या लगान की राशि ही एक तरीके से उनका क्या है? वेतन है। तो पहला शब्द आप लोगों को जानना है क्या? जागीर। तो जागीर जो है वो राज्य प्रशासन के सहयोगियों और अधिकारियों को उनकी सेवाओं तथा कर्तव्यों के बदले में राजा महाराजा क्या करते थे? जमीन या कृषि भूमि को ही दे देते थे। ठीक है, और इस कृषि भूमि से मिलने वाले राजस्व पर अधिकार किसका होता था? उस जागीरदार का होता था, जो उसका क्या बन गया है? मालिक बन गया। ठीक है, तो वास्तव में जागीर क्या है? ये एक कृषि भूमि के टुकड़े होते थे। ठीक है, दूसरा शब्द है आपके खालसा भूमि। कौन सा शब्द है? खालसा भूमि। तो खालसा भूमि जो है वो मुगल कालीन प्रशासन में एक प्रकार की शासकीय भूमि होती थी। क्या होती थी? शासकीय भूमि। तो जैसे आज आप वर्तमान में देख रहे हैं कि हम देखते हैं कि जैसे रेलवे है, क्या है आपका? रेलवे।
तो रेलवे के जो क्षेत्र में जितनी भी भूमि होगी वो किसके अधिपत्य पे होगी? शासकीय अधिपत्य। आप लोग सरकारी स्कूल देखते हैं, आप लोग सरकारी अस्पताल देखते हैं, तो उस पर जो भूमि का अधिपत्य है वो किसका है? सरकार का है। ठीक है, तो हम जिस प्रकार से आज ये सब देख रहे हैं, वैसे ही मुगल कालीन प्रशासन में जो आपके शासकीय भूमि होती थी उसे खालसा भूमि कहा जाता था। ठीक, इस खालसा भूमि पर जो आपके कृषि की जाती थी, इससे मिलने वाला जो राजस्व होता था और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से प्राप्त होने वाला जो अनाज होता था, जितनी भी आपकी वस्तुएं उत्पादित होती थी, खाद्यान्न उत्पादन होता था, उस पर अधिकार किसका है? राजा का। राजा इसे अपने राज दरबार में रहने वाले अधिकारियों कर्मचारियों के रसद के लिए, अनाज आपूर्ति के लिए, खुद के अपने भाई बंधुओं के अनाज आपूर्ति के लिए उपयोग कर सकता था। राजा चाहे तो इसी अनाज को भंडार गृहों में सुरक्षित रख सकता था, ताकि वह अकाल के समय में राज्य की जनता को क्या कर सके? बांट सके। राजा चाहे तो इसी खालसा भूमि पर काम करने वाले कृषकों से मिलने वाली जो आपके अनाज उसे बेचकर पैसे या राजस्व कमा सकता था, धनराशि प्राप्त कर सकता था। तो आप देखेंगे कि खालसा भूमि एक ऐसा आपके गवर्नमेंट के डोमिनेंस या एक्वायर्ड वाला जो लैंड है, जिस पर संपूर्ण अधिकार किसका है? राजा का। ठीक है, इस पर संपूर्ण अधिकार किसका है? राजा का। और इसकी संपूर्ण आय पर एकाधिकार भी किसका है? राजा का। ये राजा पर निर्भर करता है कि वह इस खालसा भूमि से प्राप्त होने वाली आय का उपयोग कैसे, कब और कहां करेगा। ठीक है, अब आप देखेंगे कि किसी भी क्षेत्र में दो प्रकार के आपके भूमि पाई जाएगी। ऐसी भूमि जिस पर क्या होगा? निजी अधिपत्य होगा, और ऐसी भूमि जिस पर क्या होगा? सरकार का अधिपत्य होगा। तो आप देखें कि निजी अधिपत्य वाली जो भूमि होती है वो क्या करती है? एक तरीके से आपके कर चुकाएगी, समय समय पर क्या देगी? कर या राजस्व की राशि चुकाएगी। तो आप देखेंगे कि मान लेते हैं कि जैसे आप लोग अभी रहते हैं, तो आप लोग अपने घर का क्या देते हैं? मकान का टैक्स देते हैं। अगर आप मकान का टैक्स ना दें तो एक समय के बाद आपकी वो कर की राशि क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। और उसके बाद आप देखेंगे कि वो आप राशि नहीं देंगे तो आपकी भूमि का सरकार क्या कर सकती है? छीन सकती है। वैसे ही हम देखते हैं कि मुगल कालीन प्रशासन में निजी जो जागीरदार होते थे, यदि वे अपने जागीर पर काम करते समय लगातार राजस्व की राशि को नहीं चुकाएंगे तो उनकी भूमि क्या कर ली जाएगी? छीन ली जाएगी और सरकार उसे अपने नियंत्रण में ले लेगी। तो सरकार अपने राज्य क्षेत्र में आने वाली भूमि को जो निजी जागीरदारों के पास होती थी, उनसे छीन कर उसे खालसा भूमि में भी कन्वर्ट कर सकती थी। इससे क्या होता था? इससे यह होता था कि खालसा भूमि से प्राप्त होने वाले राजस्व की आय जो केंद्रीय प्रशासन है उसके पास क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यहां तक क्लियर है सभी को? तो खालसा भूमि क्या है? जिसकी आय एवं कर राजस्व पर किसका अधिकार है? मुगल सुल्तान का अधिकार। ये भूमि पूर्णतः किसके अधीन होती थी? आपके केंद्रीय सत्ता के सीधे नियंत्रण पर होती थी। और इस पर उत्पादित फसल का उपयोग कौन करता था? बादशाह। भूमि से प्राप्त जो राजा की आय है, वो इसकी आय जो है वो राजा की आय का क्या होती थी? मुख्य साधन होती थी। और इस पर प्रत्यक्ष नियंत्रण वाली क्या थी? भूमि थी। जिस पर कौन नियंत्रण करेगा? सरकार। ठीक है, यानी मुगल शासक करेगा। और चाहे तो इससे प्राप्त होने वाले राजस्व की राशि को वो सेना के गठन में खर्च कर दे, चाहे अकाल के लिए रख ले, चाहे वो अपना राजकोष बढ़ा दे या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। तो ये तो उसकी इच्छा है कि वो इसका क्या कर सकता है, किस प्रकार से उपयोग करेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि खालसा भूमि एक ऐसी भूमि है जो क्या है? शासकीय भूमि। तो दो शब्दावली क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देखेंगे तीसरी शब्दावली है आपकी इजारा व्यवस्था। क्या है आपका? इजारा। इजारा का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट। इजारा का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है अनुबंध या समझौता। जैसे वर्तमान समय में हम ठेकेदार को या हम अधियार को क्या करते हैं? कृषि भूमि देते हैं और उनके साथ क्या करते हैं? समझौता करते हैं। तो समझौता करते हैं तो आपका समझौता कैसा होता है? जमींदार वर्सेस ठेकेदार, या जमींदार वर्सेस आपके क्या? किसान। इनके बीच में क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। इसी कॉन्ट्रैक्ट को इजारा सिस्टम के नाम से जाना जाता था। इस इजारा सिस्टम को इंप्लीमेंट करने वाला पहला मुगल शासक जो है वो है आपका जहांदार शाह। कौन है आपका? जहांदार शाह। इसने क्या किया? इजारा व्यवस्था शुरू की, जिसके तहत एक निश्चित दर पर भू राजस्व क्या किया जाता था? एकत्र किया जाता था। ठीक है,
और आप देखेंगे कि सरकार एक निश्चित राशि का क्या करती थी, भुगतान करने के लिए, राजस्व की राशि को एकत्र करने के लिए किसानों से, मध्यस्थ अर्थात बिचौलियों से एक विशेष अनुबंध करके उन्हें एक फिक्स्ड ड्यूरेशन के लिए किसी पर्टिकुलर एग्रीकल्चरल लैंड को प्रोवाइड कर देती थी। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये एग्रीकल्चरल लैंड उस व्यक्ति को दिया जाएगा जो सबसे ज्यादा क्या लगाएगा, बोली। तो जब भूमि को ठेके पर दिया जाएगा तो ठेका प्राप्त करने के लिए बहुत सारे लोग क्या लगाएंगे, बोली। जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा, ऊंची बोली लगाएगा, उसे वो भूमि दे दी जाएगी। कितने साल के लिए दे दी जाएगी, 5 साल के लिए। तो ये 5 साल के ठेके की क्या होती थी, व्यवस्था होती थी, जिसे क्या बोलते थे, इजारा सिस्टम कहते थे। लेकिन आप देखेंगे कि इजारा सिस्टम के अंतर्गत जो भूमि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को प्रोवाइड की जाएगी वो मात्र कितने साल की है, यानी वो सिर्फ 5 साल के लिए उस भूमि का क्या है, अधिकारी है। यानी इजारा सिस्टम के अंतर्गत भूमि का मालिक अस्थायी होता था, परमानेंट नहीं होता था। इसके बाद सरकार पुनः उसकी नीलामी के लिए क्या करेगी, 5 साल के बाद फिर से नीलामी करेगी, और एक नया जमींदार अगर उससे ज्यादा की बोली लगा देगा तो वह उसे भूमि का एलोकेशन उस व्यक्ति को कर दिया जाएगा। तो इजारा सिस्टम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड फार्मिंग का एक सिस्टम था। जिस व्यक्ति को ये भूमि अलॉट की जाती थी उसे इजारेदार कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, इजारेदार। ठीक है, और इजारा क्या है, एक प्रकार की ऐसी भूमि जिस पर ठेके पर कृषि की जाती है। कितने साल का ठेका, 5 वर्षीय ठेका, ये ठीक है। अब एक बात बताओ कि अगर आपने किसी व्यक्ति को क्या कर दिया, कोई फिक्स्ड ड्यूरेशन के लिए भूमि नहीं दी, लाइफ लॉन्ग टाइम के लिए आपने उसे क्या कर दी, भूमि अलॉट कर दी, तो इस स्थिति पे वो क्या करेगा, कई बार बोल देगा कि इस बार तो मेरी कृषि अच्छी नहीं हुई, इस बार तो मुझे क्या हो गया, बाढ़ आ गई थी, इस बार अकाल पड़ गया था, इस बार मेरे पास पैसे ही नहीं है, तो मैं कैसे राजस्व चुकाऊं। तो कई सारे की बहानेबाजी कर सकता है और फिर वो कर नहीं चुकाएगा। तो क्या राज्य को नियमित आय होगी, नहीं। लेकिन इजारा सिस्टम से क्या होगा, राजकोष में जो आय है उससे क्या होगी, वृद्धि होगी। किस सिस्टम के माध्यम से, इजारा सिस्टम। तो इजारा सिस्टम एक अच्छा सिस्टम था जिसमें एक निश्चित राशि जो है वो भू राजस्व की क्या हो जाती थी, प्राप्त हो जाती थी, जो राज्य की आय का एक क्या होगा, मुख्य साधन होगा। ठीक है, तो इजारा सिस्टम क्लियर है। चलिए अब इसके बाद जो है वो आप नेक्स्ट शब्दावली से परिचित हो जाएं जिसका नाम है द्वैध शासन व्यवस्था। क्या है आपका, द्वैध शासन व्यवस्था। तो द्वैध शासन व्यवस्था को आप इंग्लिश में कहते हैं डायआर्की। क्या बोलते हैं आप, डायआर्की। तो डायआर्की का मतलब क्या है, ठीक है, देखिए द्वैध का मतलब ही होता है दो, द्वैध का मतलब क्या होता है, द्वैध। और इसमें आप देख रहे हैं कि दो वैलिड अधिकारी या दो वैलिड संस्थान, आप वैलिड चीज को क्या बोलते हैं कि ये वैध है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि किसी भी क्षेत्र विशेष में एक ही कार्य विशेष को करने के लिए जब दो अलग अलग संस्थाएं होती हैं और दोनों अलग अलग संस्थानों का अधिकार क्षेत्र, कार्य क्षेत्र, कर्तव्य और दायित्व, इन सभी का क्या कर दिया जाए, निर्धारण कर दिया जाए। ठीक है, तो आप देखेंगे कि एक ही क्षेत्र में प्रशासन चला रहे हो आप, और एक क्षेत्र में प्रशासन चलाकर आप क्या कर रहे हैं, वहां पर दो प्रकार के कार्य, वो जो कार्य हैं उनको क्या कर रही हैं, दो संस्थाएं कर रही हैं। क्या कर रही हैं, दो संस्थाएं। तो वहां पर जब दो संस्थाएं कर रही हैं और दोनों की वैधता या मान्यता है कार्यों की, तो ऐसी शासन व्यवस्था क्या कहलाती है, द्वैध शासन व्यवस्था कहलाती है। द्वैध शासन व्यवस्था के अंतर्गत किसी भी क्षेत्र विशेष में वास्तव में प्रशासन को चलाने के लिए दो ही प्रकार के कार्य होते हैं। एक तो आपको क्या चाहिए, राजस्व, और दूसरा आपको चाहिए लॉ एंड ऑर्डर। क्या चाहिए आपके, राजस्व, और दूसरा चाहिए आपको क्या, लॉ एंड ऑर्डर। तो हम देखेंगे कि ये जो द्वैध शासन व्यवस्था होती है इसमें जो आपका मेन इंग्रेडिएंट है वो क्या है आपका, एक तो राजस्व है जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेवेन्यू। ठीक है, और दूसरा जो है वो आपका क्या है, लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर का मतलब क्या है भाई, कि आपको वहां पर क्या करना है, कानून एवं नियम व्यवस्था का पालन करना है ताकि लोग अपराध की प्रवृत्ति में ना उलझें। यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसे कानूनी रूप से क्या दिया जा सके, दंड दिया जा सके। तो दो प्रकार के काम हैं, इन दो प्रकार के काम करने के लिए आपने दो अलग अलग संस्था बना दी। एक संस्था आपने बनाई जिसको आप बोल रहे हैं
कि ये मामले कहलाएंगे आपके दीवानी मामले। क्या कहलाएंगे आपके? दीवानी मामले। और दूसरी संस्था जो होगी वो आपके कौन से मामलों को देखेगी? हाँ, फौजदारी मामलों को ही क्या कहा जाता है? निजामती मामले भी कहा जाता है। तो दो अलग अलग संस्थाएं जब एक ही क्षेत्र पे इन कार्यों को देखने लगेंगी तो इसे ही द्वैध शासन कहेंगे। द्वैध शासन के अंतर्गत पहले मामले दीवानी मामले आते हैं। ये दीवानी मामले के अंतर्गत आपके चुंगी, करों की वसूली, राजस्व वसूलने के समस्त अधिकार जिस संस्था को प्राप्त होंगे वो आपके दीवानी अधिकारों का क्रियान्वयन करेगी। ठीक है। दूसरी संस्था जो है या दूसरे जो मामले आते हैं वो निजामती या फौजदारी मामले आते हैं, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाता है, प्रशासन, सुरक्षा, सीमा तथा अपराध नियंत्रण का क्या किया जाएगा? कार्य किया जाएगा। ऐसे मामलों को क्या कहते हैं हम? फौजदारी मामले कहते हैं। ठीक है। तो द्वैध शासन व्यवस्था को लागू किया जाएगा बक्सर के युद्ध के बाद होने वाली इलाहाबाद की संधि के पश्चात। इसके बाद क्या आया आपका? द्वैध शासन। किस क्षेत्र में आएगा? बंगाल के क्षेत्र में आएगा। और बंगाल में ये द्वैध शासन जब आएगा तो दीवानी मामले यानी राजस्व संबंधी मामले कौन रख लेंगे? अंग्रेज रख लेंगे, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रख लेगी। ठीक है। और जो आपका फौजदारी मामले है वो कौन रखेगा? आपका किसको दे दिए जाएंगे? शासक को, यानी बंगाल के नवाब को दे दिए जाएंगे। अब एक प्रश्न यहाँ पर आप लोग बताइए कि क्या प्रशासन को चलाने के लिए, जैसे प्रशासन को चलाना तो सेना रखनी पड़ेगी, हाँ या नहीं? सेना का गठन करना पड़ेगा। सेना का गठन करने में पैसे खर्च नहीं होते क्या? होते हैं। विधि एवं कानून व्यवस्था के अनुपालन में पैसे खर्च होते हैं, होते हैं। सुरक्षा में भी पैसे खर्च होते हैं। ठीक है। अपराध नियंत्रण करने के कार्य में भी क्या होते हैं? पैसे खर्च होते हैं। पुलिस व्यवस्था के नियंत्रण में भी पैसे खर्च होते हैं। साथ ही प्रशासन का मतलब है सुविधाएं देना। किसको? जनता को। तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी सुविधाएं देंगे, आप ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा देंगे, आप परिवहन, यातायात, संचार सभी की सुविधा देंगे। तो ये जिम्मेदारी अगर आपका नवाब को निर्वहन करना है, नवाब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो क्या नवाब बिना पैसे की ये कर सकता है? नहीं कर पाएगा। ठीक है। और जब नहीं कर पाएगा तो नवाब अपने आप को विकलांग महसूस करेगा। ठीक है। क्या करेगा? नवाब अपने आप को विकलांग महसूस करेगा। और इसी कारण आप देखेंगे, अच्छा, जनता अपनी संपूर्ण सुविधाएं किससे मांगेगी? नवाब से ही मांगेगी ना। ठीक है। अब नवाब के पास जब दीवानी मामले है ही नहीं तो क्या नवाब जनता की इच्छाओं को पूरा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और इसी कारण आप देखेंगे कि इसी बंगाल वाले प्रांत में आगे चलकर दो महान युद्ध होंगे, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, जिसका मेन कारण आपका द्वैध शासन व्यवस्था का लागू किया जाना रहेगा। ठीक है। मतलब द्वैध शासन व्यवस्था जो है वो प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध के बाद क्या की जाएगी? लागू की जाएगी। और उसके बाद जो कंपनी का नियंत्रण है वो कहां पर हो जाएगा? बंगाल में। और कंपनी जो है वो पूर्णतः बंगाल पर क्या करेगी? अपना आधिपत्य स्थापित कर लेगी। ठीक है। क्लियर? किस व्यवस्था के माध्यम से? द्वैध शासन। और जनता किससे नाखुश हो जाएगी? बंगाल के नवाब से, क्योंकि वो तो काम नहीं कर पाएगा। तो द्वैध शासन व्यवस्था से आप सब लोग क्लियर हैं कि क्या चीज है? चलिए, इसके बाद आप देखेंगे कि मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था। मुगल काल, तो मुगल काल प्रशासनिक व्यवस्था में ये जो आपका संपूर्ण आपका मुगल का केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था का क्या था? क्षेत्र। तो इस संपूर्ण क्षेत्र को आप देखेंगे कि कई किस में बांटा गया था? प्रांतों में बांटा गया। तो केंद्र को किस में बांटा जाता है? प्रांत में। प्रांत का जो प्रमुख होगा वो क्या कहलाएगा? गवर्नर। और इसी प्रांत को क्या किया जाएगा? सूबों में बांटा जाएगा। किस में बांटा जाएगा? सूबों में। और सूबे का जो प्रमुख अधिकारी है वह क्या कहलाता है? आपका डिप्टी गवर्नर कहलाता है। ठीक है। फिर से आप देखेंगे केंद्र को किस में बांटा? प्रांत। प्रांत का हेड गवर्नर। प्रांत का अंतर्गत क्या आएंगे? सूबे आएंगे। तो ये आपके क्या बना दिए गए? सूबे। और सूबे का हेड क्या कहलाएगा? डिप्टी गवर्नर। अब यहाँ पर बात आएगी कि डिप्टी गवर्नर अपना राजस्व, ठीक है, जितना भी राजस्व वसूलेगा वो किसे भेजेगा? गवर्नर को भेजेगा। किसको भेजेगा? और गवर्नर राजस्व की राशि, ठीक है। एक और बात, अगर प्रांत को किसी प्रकार की सेना की आवश्यकता पड़ेगी तो कौन भेजेगा? डिप्टी गवर्नर। सेना भी कौन भेजेगा? डिप्टी गवर्नर। और अगर केंद्र को जरूरत पड़ेगी तो कौन भेजेगा? प्रांत। तो ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर था किसमें? मुगल कालीन एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है। तो मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था में इस प्रकार का क्या था? एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम देखते हैं
कि ये जो मुगल काल है इसमें केंद्रीय सत्ता को क्या किया गया था, कई प्रांतों में विभाजित। प्रांतों के प्रमुख को क्या कहा जाता था, गवर्नर, और प्रांतों के आसपास के क्षेत्र को सूबा, और सूबे का प्रमुख अधिकारी डिप्टी गवर्नर कहलाता था। ठीक है, जो किसके अधीन रहकर काम करता था, गवर्नर के अधीन काम कर रहता था। लेकिन जब उत्तरवर्ती मुगल शासन आया, क्या आया, उत्तरवर्ती मुगल शासन, तो उत्तरवर्ती मुगल शासकों के समय में जो संपूर्ण केंद्रीय मुगल प्रशासन था, इसमें जो उत्तरवर्ती मुगल शासक हैं वे अच्छे तरीके से उनको नियंत्रण में नहीं रख पाए। परिणाम स्वरूप अलग अलग क्षेत्र में भारत के केंद्रीय पूरा जो प्रशासनिक एरिया था मुगलों का, उसमें 3 कैटेगरी के राज्यों का उदय हुआ। पहली कैटेगरी जो है वो आपके उत्तराधिकारी राज्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इनको आप सक्सेसर स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं आप, सक्सेसर स्टेट। दूसरे जो हैं वो आपके इंडिपेंडेंट स्टेट्स, यानी आपके क्या कहलाते हैं, स्वतंत्र राज्य कहलाते हैं। और तीसरे जो हैं वो आपके रिबेलियस स्टेट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आपके रिबेलियस स्टेट्स। तो आप देखेंगे कि उत्तराधिकारी राज्य क्या होते हैं। उत्तराधिकारी राज्य वो राज्य हैं जिन्होंने अपनी स्वायत्तता ग्रहण कर ली। क्या ग्रहण कर ली, स्वायत्तता। स्वायत्तता का मतलब है कि वे अपने राज्य क्षेत्र में आने वाले कार्य, राजस्व, कर, कानून व्यवस्था आदि के संदर्भ में निर्णय खुद लेंगे। ठीक है, इस क्षेत्र में वो क्या हो गए हैं, स्वतंत्र। लेकिन वे अपने केंद्रीय मुगल शासक को क्या करेंगे, वो समय समय पर क्या भेजेंगे, राजस्व की कुछ राशि भेजेंगे। अच्छा, इस राजस्व की भेजे जाने वाली राशि को ही क्या कहा जाता था, नजराना। ठीक है, तो जो प्रांतों का गवर्नर होता था वो नजराना समय समय पर भेजता रहता था। इसी नजराना भेजने की प्रक्रिया को हम निष्ठा प्रकट करना कहते हैं। क्या कहते हैं, निष्ठा प्रकट करना कहते हैं। तो उत्तराधिकारी राज्य जो थे वो मुगल साम्राज्य के प्रत्यक्ष नियंत्रण से तो क्या हो गए, बाहर हो गए। उन्होंने अपनी स्वायत्तता ग्रहण करी, परंतु ये राज्य समय समय पर उन्हें नजराना भेंट करके अपनी क्या करते थे, निष्ठा प्रकट करते रहते थे। ऐसे राज्य आपके क्या कहलाए, उत्तराधिकारी राज्य। उत्तराधिकारी राज्यों में आपने हैदराबाद और क्या है, अवध और बंगाल। हैदराबाद आपने पढ़ लिया, आज बंगाल पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरे जो राज्य की कैटेगरी है वो है आपके स्वतंत्र राज्य। तो स्वतंत्र राज्य वो राज्य थे जिन्होंने अपने आप को मुगल नियंत्रण से कंप्लीटली फ्री कर दिया, पूर्णतः मुक्त कर दिया। और पूर्णतः मुक्त वाले जो राज्य थे वो थे मैसूर, केरल और राजपूत वाले राज्य क्षेत्र। ठीक है, तीसरी जो कैटेगरी है वो है विद्रोही राज्य। तो विद्रोही राज्य ने केंद्रीय मुगल सत्ता पर जो सत्ता में शासक हैं उनके साथ युद्ध किया और युद्ध में विजय हासिल करी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया है, विजय हासिल करके नए राज्य की क्या की, स्थापना। जैसे आपके पंजाब राज्य, जाट और मराठा। तो आज की क्लास में हमें एक और उत्तराधिकारी राज्य पढ़ना है जिसका नाम है बंगाल। क्या नाम है, बना। तो उस समय में यह बंगाल यूनाइटेड बंगाल था। क्या था आपका, यूनाइटेड बंगाल। इस यूनाइटेड बंगाल का में आज जो आधुनिक स्वरूप के राज्य हैं उनमें से कौन कौन से राज्य आते थे। तो वर्तमान समय में आप देखते हैं यहाँ क्या आता था, आपका उड़ीसा आता है। इस वाले क्षेत्र में आपका क्या आता है, पश्चिम बंगाल। फिर आप देखते हैं यहाँ क्या आता है, बिहार और झारखंड वाला क्षेत्र। ठीक है, यहाँ क्या आता है आपका, बांग्लादेश। और यहाँ आपका क्या आता है, असम का। तो वर्तमान उस समय का जो बंगाल था, उस समय के बंगाल में उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, बांग्लादेश और असम का कुछ भाग, इन सबको अगर आप मिला देंगे तो ये कहलाएगा आपका यूनाइटेड बंगाल। क्या कहलाएगा आपका, ठीक है। अब दूसरी बात कि ये यूनाइटेड बंगाल जो है वो इतना बड़ा प्रांत है। ठीक है, इतने बड़े एरिया पर एक्सपेंडेड है। दूसरी बात कि ये जो पूरा यूनाइटेड बंगाल वाला रीजन है ये आपके गंगा यमुना नदी अपवाह तंत्र के क्षेत्र में आता है। यहाँ आप देखेंगे कि गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टाई रीजन है, और डेल्टाई रीजन होने के साथ साथ अपवाह तंत्र होने के साथ साथ सिंचाई की सुविधाएं, मिट्टी, फर्टाइल लैंड होने के कारण यहाँ पर विभिन्न प्रकार के खाद्यान्न और व्यापारिक फसलों का अच्छा और अतिरेक में उत्पादन होता है, सरप्लस में प्रोडक्शन होता है। तो आप देखेंगे कि ब्रिटिश लोग जो हैं वो भारत से क्या लेकर जाते हैं, कच्चा माल, यानी रॉ मटेरियल लेकर जाते हैं। और उस रॉ मटेरियल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर जो है वो क्या है, आपका बंगाल स्टेट है। ठीक है, इसीलिए ब्रिटिशर्स की नजर कहां पर पड़ी, बंगाल क्षेत्र पर पड़ी। और इसकी वेल्दियर होना, इसका प्रॉस्परस होना ही
ब्रिटिशर्स को अट्रैक्ट करता है कि वे इस क्षेत्र पर अपना डोमिनेंस या अधिकार स्थापित करें। ठीक है, तो आप देखेंगे कि क्यों बंगाल ने अंग्रेजों को आकर्षित किया। ठीक है, तो हम देखते हैं कि बंगाल की तरफ आकर्षित करने के या आकर्षित होने के अंग्रेजों के क्या क्या कारण थे। पहला कारण है कि बंगाल एक समृद्ध और अत्यधिक क्या था, उपजाऊ क्षेत्र था, और मुगल काल में एक सबसे धनी प्रांत के रूप में क्या था, बंगाल। आज का जो उस समय का बंगाल था उसमें क्या आता था, पश्चिम बंगाल, बिहार, बांग्लादेश, उड़ीसा। ठीक है, और यहाँ पर जो बंगाल था वहां पर किस किस चीज का उत्पादन होता है, तो आप देखेंगे शोरा, चावल, नील, काली मिर्च, चीनी, रेशम, इन सब का क्या होता था, उत्पादन। और इन सारी चीजों की मांग जो थी वो कहाँ पर थी, ब्रिटेन में। तो हम देखते हैं कि ब्रिटेन जो है उधर इन चीजों का क्या कर दिया जाता था, निर्यात कर दिया जाता था। क्या कर दिया जाता था, निर्यात। तो निर्यात करने से हमारा विदेशी व्यापार होता था, और जब बंगाल से विदेशी व्यापार होगा तो बंगाल को क्या मिलेगी, राजस्व। ठीक है, तो बंगाल को बहुत बड़ी मात्रा में क्या होती थी, राजस्व की प्राप्ति होती थी। इतना राजस्व प्राप्त होता था इन चीजों के निर्यात से कि आप देखेंगे कि बंगाल जो है वह आपके 18वीं शताब्दी वाले दशक में या 17वीं शताब्दी वाले दशक में हम देखेंगे कि बंगाल ब्रिटेन का एक सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर या व्यापारिक भागीदार बना। सोचो, भारत का मात्र एक प्रांत ही ब्रिटेन को 60% क्या कर देता था, निर्यात कर देता था। वो भी कहां पर, संपूर्ण एशिया महाद्वीप में। कहां पर, संपूर्ण एशिया। तो संपूर्ण एशिया महाद्वीप में ब्रिटेन को जो निर्यात होता था उसका 60% हिस्सा कौन निर्यात करता था, अकेले बंगाल। इसीलिए बंगाल की तरफ अंग्रेज क्या हुए, आकर्षित हुए। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कि बंगाल एक ऐसा क्षेत्र था जहां हर घर में कुटीर उद्योग था। क्या था, हर घर में कुटीर उद्योग था। आज आप लोग देख रहे हो कि आज आप लोग की सबके मन में क्या रहता है कि सरकारी नौकरी प्राप्त करना है। पहले व्यक्ति क्या करता था, पहले वो खुद को क्या करता था, एम्प्लॉयड रखता था। यानी आप देखेंगे कि घर घर उद्योग धंधे होते थे। तो बंगाल जो था वो आपके औद्योगिक दृष्टि से क्या था, संपन्न क्षेत्र था। इसीलिए भी ब्रिटिशर्स की यहाँ क्या थी, नजर। ठीक है, तो हम देखेंगे कि बंगाल को ब्रिटिशर्स ने क्या किया, आकर्षित किया। यहाँ पर भू राजस्व की क्या थी, बड़ी मात्रा प्राप्त होती थी। और जब आपके भू राजस्व की बड़ी मात्रा प्राप्त होगी तो कंपनी जब क्या ले लेगी, दीवानी मामले। तो दीवानी मामले में कंपनी को क्या मिलेगा, बड़ा भू राजस्व मिलेगा। और इसी भू राजस्व का उपयोग तो कंपनी ने विभिन्न प्रकार के क्षेत्र में युद्धों को जीतने के लिए किया। जैसे आपने देखा एंग्लो कर्नाटिक वॉर में जीतने के लिए उपयोग किया। इसके बाद आप देखेंगे एंग्लो मैसूर वॉर में जीतने के लिए प्रयोग करेगी। फिर एंग्लो मराठा वॉर में जीतने के लिए उपयोग करेगी। एंग्लो बर्मा वॉर में करेगी। फिर आंग्ल पंजाब वॉर में करेगी। फिर आंग्ल नेपाल वॉर में करेगी। फिर आप देखेंगे यहाँ जाटों के नियंत्रण में करेगी। तो आप सोचो कि इस सिर्फ बंगाल से, किससे, बंगाल, इस बंगाल से प्राप्त होने वाले दीवानी मामलों के बाद कंपनी ने पूरा भारत जीत लिया। क्या कर लिया, पूरा भारत। और इसी बंगाल से मिलने वाले राजस्व की राशि को उन्होंने इन सभी जगह के युद्धों में क्या किया, खर्च किया। क्लियर है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि बंगाल उस समय में कितना समृद्ध रहा होगा और कितना आर्थिक शोषण किया कि आज पश्चिम बंगाल एक गरीब राज्य के रूप में है। आज बिहार जो है वो एक गरीब राज्य के रूप में है ना। हम देखते हैं आज के समय में एक आपको डेटा बताते हैं कि वर्तमान समय में जैसे हम देख रहे हैं कि 100 रुपए का क्या आया, पैसा आया। तो इस 100 रुपए में से जो पैसा आता है उसमें किसी राज्य को कितना पैसा दिया जाए। तो आप देखेंगे कि जो आपके साउथ इंडिया के स्टेट्स हैं, कहाँ के, साउथ इंडिया के, तो यदि 100 रुपए ये भारत में केंद्रीय राजस्व में दे रहे हैं तो इनको अपने डेवलपमेंट के लिए 25 रुपए मिलता है। कितना मिलता है, 25। वहीं आप देखेंगे कि अगर उत्तर भारत के जो राज्य हैं यदि वो 100 रुपए राजस्व में दे रहे हैं, किसको, केंद्र को, तो बिहार को लगभग 100 के एवरेज में 275 रुपए मिलता है। कितना मिलता है, सोच रहे हैं आप। तो भाई दक्षिण भारतीय राज्य क्या कर रहे हैं, आपके ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, लेकिन तब भी उनको जो मतलब फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो कैसा मिल रहा है, कम। क्योंकि आप देख रहे हैं कि आज जिन राज्यों की दुर्दशा है उनको क्या करना पड़ेगा, अपन को इक्विवेलेंट लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा। ये कैसे निर्धारित होता है, ये जनगणना के आंकड़ों से निर्धारित होता है कि किस राज्य को
केंद्र सरकार फाइनेंशियल असिस्टेंस का कितना पैकेज देगी। परंतु आप सोचो कि वही तो बंगाल है, वही तो बिहार है, जो कभी क्या था, बहुत समृद्ध था। तो अंग्रेजों ने आपका इतना शोषण किया कि आज आप इस स्थिति पर पहुंच गए। ठीक है, चलिए, लेकिन हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे कि आपने ये जाना कि बंगाल पर जो है वो अंग्रेजों की क्या थी, नजर थी। अब बंगाल पर जो है ये अपनी व्यापारिक कोठियों की स्थापना करना चाह रहे थे, और व्यापारिक कोठियों की स्थापना तभी हो सकती थी जब केंद्रीय मुगल शासक क्या दें, अनुमति दें। तो इन्होंने धीरे धीरे केंद्रीय मुगल सत्ता पर बैठे शासकों को प्रभावित करने का कार्य शुरू किया। आप देखेंगे कि पहली बार अंग्रेजों को सफलता लगेगी शाह सुजा के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? शाह सुजा। तो शाह सुजा जब बंगाल का क्या, शाह सुजा जब क्या था, मुगल शासक था, तो उसके समय में अंग्रेजों ने एक प्रतिनिधि मंडल कब भेजा, 1651 में। और शाह सुजा के राज दरबार में रहने वाली एक महिला क्या थी, बीमार थी, और वह उसकी एक प्रिय रानियों में से एक थी, जिसका इलाज अंग्रेजों के प्रतिनिधि मंडल में आने वाले एक अंग्रेज चिकित्सक बॉटन ने कर दिया, जिससे शाह सुजा क्या हुआ, बहुत खुश हुआ, और उसने अंग्रेजों की इस चिकित्सा लाभ के बदले में उन्हें कुछ सुविधाएं देना चाहा, और उसने उसे क्या दे दिया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में क्या दे दिया, कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति दे दी। कितने रुपए के बदले में? 3000 रुपए वार्षिक कर के बदले में। तो पहली सफलता किसके समय में मिलेगी, शाह सुजा के समय में। दूसरी सफलता की बात करेंगे तो 1698 में मुगल शासक कौन था आपका, अजीम उस्सान। तो अजीम उस्सान ने उसको 3 प्रमुख क्षेत्र दिए। कौन कौन सा? सूतानाती, कलिकाता और गोविंदपुर। इनकी क्या मिल गई, इनको जमींदारी मिल गई। ठीक है, तो जब इनको जमींदारी मिलेगी तो ये यहाँ पर क्या करेंगे, आपके किसानों से खेती करवाएंगे और उससे भू राजस्व क्या करेंगे, एकत्रित करेंगे। और इसके साथ ही साथ सूतानाती, कलिकाता और गोविंदपुर, जो छोटे छोटे आपके ग्रामीण बस्तियां थी, इधर पर व्यापारिक कोठियों की स्थापना करेंगे, उनका फोर्टिफिकेशन करेंगे, और फोर्टिफिकेशन करने के पश्चात ये लोग इसे एक क्या करेंगे, बड़े व्यापारिक किलेबंद कोठी के रूप में विकास करने के साथ साथ कलकत्ता नामक नगर की भी स्थापना करेंगे। कौन लोग? आपके अंग्रेज। तो ये भी इनको मौका मिल गया, किसके माध्यम से मिला, अजीम उस्सान के माध्यम से। कब मिला? 1698 में। इसके बाद अंग्रेजों को तीसरी सफलता मिलेगी 1717 में। किसके समय में? फर्रुख शेर के समय में। और फर्रुख शेर ने तो अंग्रेजों को खुद के इलाज के बदले में, किसके बदले में, खुद के इलाज के बदले में क्या कर दिया, हैमिल्टन नाम का एक अंग्रेजी सहाय चिकित्सक था, उसने क्या किया, इसका इलाज कर दिया। इसकी लाइलाज बीमारी जो है वो क्या हो गई, ठीक हो गई। और जब इसकी लाइलाज बीमारी क्या हो जाती है, ठीक, तो फर्रुख शेर ने अंग्रेजों को एक फरमान या आदेश पत्र जारी किया। किसके संदर्भ में जारी किया? बंगाल के संदर्भ में, सूरत के संदर्भ में। इस प्रकार से कई प्रकार के शाही अधिकार जो हैं वो किसको जारी किए गए, अंग्रेजों को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। जिसमें आप देखें कि उनको टकसाल की स्थापना की अनुमति मिली। किस वाले क्षेत्र पर? बंगाल वाले क्षेत्र। तो अब ये अपने क्या कर सकते थे, सिक्के वहां पर ढाल सकते थे। दूसरी अनुमति इनको क्या मिली, 38 गांवों की जमींदारी मिल गई। ठीक है। तीसरा आप देखेंगे 3000 रुपए वार्षिक कर के बदले इनको क्या मिला, हाँ, इसी कर मुक्त व्यापार को, जो 3000 रुपए वार्षिक कर के बदले में मिला था, इसे बोलते हैं दस्तक। क्या बोलते हैं आपके, दस्तक। ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि इन्होंने कहा कि हमको औरंगजेब ने जो सुविधाएं दी थी, आप उन सुविधाओं को हमें क्या रखें, कंटिन्यू रखें। फिर इन्हें 10,000 रुपए वार्षिक कर के बदले में क्या मिल गया, सूरत। क्या मिल गया आपका, सूरत। तो सूरत में भी इन्हें कर मुक्त करने की क्या मिली, व्यापार करने की अनुमति मिली। और जो सूरत वाले क्षेत्र में इन्होंने सिक्के ढाले थे, उन सिक्कों को भी संपूर्ण क्षेत्र में जहां पर अंग्रेज अपना व्यापार कर रहे थे, उन्हें चलाने की भी क्या मिल गई, अनुमति मिल गई। तो फर्रुख शेर ने ये जो शाही फरमान जारी किया, इससे बंगाल वाले क्षेत्र में अंग्रेजों को बहुत सारे विशिष्ट अधिकार मिले, जिसका इन्होंने उपयोग किया। और जब इन्होंने अपने इस फरमानी विशेषाधिकारों का उपयोग किया, तो बंगाल के नवाब के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संघर्ष क्या आएंगे, सामने आएंगे। ठीक है। तो इसको पढ़ने से पहले आप ये देख लें कि हमको आज ये जानना है कि बंगाल में अंग्रेजों के किस किस शासक के साथ क्या होने वाले हैं, संघर्ष। तो आज हम बंगाल के बारे में देखेंगे
कि बंगाल प्रांत में किस प्रकार से और कौन कौन से शासक बने। ठीक है, तो बंगाल प्रांत में अगर आप शासकों की व्यवस्था देखेंगे तो पहले थोड़ा सा ये जान लीजिए कि अगर मैं कह रही हूं कि ये है आपका क्या बिहार, क्या है आपका बिहार, ठीक है, तो बिहार क्या है आपका एक सूबा है, क्या है आपका सूबा। सूबा का प्रमुख कौन होता है आपका सूबेदार होता है, क्या होता है आपका सूबेदार। इसे ही आप क्या कह सकते हैं डिप्टी गवर्नर भी कह सकते हैं। दूसरा आपका क्या है उड़ीसा, क्या है आपका उड़ीसा। उड़ीसा भी क्या है आपका एक सूबा है। सूबा का प्रमुख सूबेदार या क्या होता है आपका डिप्टी गवर्नर होता है। इतनी बात क्लियर है, ठीक। इसके बाद आप देखेंगे कि बंगाल भी क्या है एक सूबा ही है, लेकिन इस बंगाल के अंतर्गत, किसके अंतर्गत बंगाल, तो ये जो है ये आपका संपूर्ण बंगाल, ये क्या है आपका संपूर्ण बंगाल। तो एक बात बताओ, ये तो आपका पूरा क्या हो जाएगा बंगाल हो जाएगा। बंगाल के अंतर्गत क्या आ रहा है एक बिहार नामक सूबा, एक उड़ीसा नामक सूबा और एक खुद बंगाल नामक सूबा, क्या आ रहा है आपका। हाँ, और जब इन तीनों को आप मिला देते हैं तो आपका क्या बनता है, इन तीनों को मिलाने पर बनता है बंगाल प्रांत। क्या बनता है आपका बंगाल प्रांत। और इस बंगाल प्रांत का जो हेड है वह कहलाएगा आपका गवर्नर। क्या कहलाएगा आपका गवर्नर। इस बंगाल प्रांत का गवर्नर जो है वो किसे आपके रिपोर्ट करेगा, वो मुगल के केंद्रीय शासक को, किसका मुगल में जो केंद्रीय सत्ता पर बैठा शासक है उसे क्या करेगा रिपोर्ट किया करेगा। ठीक है, एक बात और आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ये जो आपका बिहार है, क्या है आपका बिहार, तो बिहार में आपके राजस्व वसूली करने वाला एक अधिकारी होता था, उसको क्या बोलते थे दीवान। ठीक है, बंगाल में भी एक राजस्व वसूल करने वाला अधिकारी होता था, उसे क्या बोलते थे दीवान। और उड़ीसा में भी एक राजस्व वसूली करने वाला अधिकारी, उसे क्या बोलते हैं दीवान। ठीक है, तो एक बात कि दीवान जो है किसे रिपोर्ट करेगा डिप्टी गवर्नर को। दीवान किसको रिपोर्ट करेगा डिप्टी गवर्नर को। और डिप्टी गवर्नर किसे रिपोर्ट करेगा गवर्नर को। और गवर्नर किसे रिपोर्ट करेगा मुगल केंद्रीय। ठीक है, तो ये व्यवस्था आपको अपने दिमाग पर रखनी है कि दीवान क्या है, दीवान एक राजस्व वसूलने वाला अधिकारी है। कर राजस्व को इकट्ठा करके किसे दे दिया करेगा डिप्टी गवर्नर। डिप्टी गवर्नर किसे गवर्नर, और गवर्नर किसे मुगल में सत्ता में बैठे केंद्रीय शासक को देगा। यदि ये स्ट्रक्चर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। क्लियर है सभी को, ठीक चलिए। तो अब हम देखेंगे कि जब आपके औरंगजेब क्या था मुगल शासक था, क्या था हाँ, तो औरंगजेब जब मुगल शासक था तो उसने देखा कि ये जो आपका कौन सा क्षेत्र है आपका बंगाल वाला क्षेत्र है। कौन सा वाला क्षेत्र बंगाल। तो इस बंगाल वाले क्षेत्र पे एक छोटा सा क्षेत्र जो आपका क्या था बंगाल नामक सूबा, क्या था आपका बंगाल नामक सूबा। तो इस बंगाल नामक सूबे पर दीवान के पद पर उसने एक व्यक्ति की नियुक्ति की जिसका नाम था मुर्शीद कुली खां। क्या नाम था मुर्शीद कुली खां। तो इस मुर्शीद कुली खां की दीवान नामक क्या की पद पर नियुक्ति की। और दीवान जो है वो क्या है आपका राजस्व अधिकारी, यानी वह इस बंगाल प्रांत से क्या करेगा राजस्व को इकट्ठा करेगा और उसे केंद्रीय मुगल सत्ता को पहुंचाएगा। यहां तक क्लियर। तो आप देखेंगे कि मुर्शीद कुली खां सबसे पहले बंगाल वाले क्षेत्र का क्या बनता है दीवान। आप देखेंगे कि जब ये बंगाल का दीवान बना तो इसने यहां से प्राप्त होने वाले राजस्व की राशि को कई गुना बढ़ा दिया। और उस राजस्व की राशि को बढ़ाने के लिए इसने कुछ उपाय अपनाए। किसने मुर्शीद कुली खान ने। कौन कौन से उपाय अपनाए, तो आप देखेंगे कि इसने ऐसी जागीरें जो कि आपके निजी जागीरदारों के पास थी या अधिकारियों और कर्मचारियों के पास थी, परंतु वे राजस्व को लंबे समय तक नहीं चुका रहे थे, तो उनकी जागीरों को छीना और उसे किसमें बदल दिया। अब आपने आज पढ़ा था खालसा भूमि क्या थी, तो खालसा भूमि जो है वह आपके शासकीय अधिपत्य वाली भूमि है, जिस पर मिलने वाली संपूर्ण टैक्स की राशि किसके पास होगी सरकार के पास जाएगी। तो आप देखेंगे कि राजस्व की राशि में क्या होगी वृद्धि होगी। तो एक बड़ी रकम जो है वो क्या होने लगी राजस्व के रूप में प्राप्त होने लगी। और उसी रकम में से वह नजराना किसको देने लगा मुगल शासक को भेजने लगा। कौन मुर्शीद कुली खां। दूसरा सुधार उसने किया कि उसने कृषि सुधारों के लिए, चूंकि ये गंगा यमुना दोआब वाला क्षेत्र है बंगाल का और यहाँ पर आपके किसान क्या करते हैं खेती करते हैं, तो खेती करने के लिए पहले पैसे की जरूरत पड़ती है। तो इसने किसानों को वहां पर तकाबी ऋण देना शुरू किया। क्या देना शुरू किया तकाबी ऋण। ये तकाबी ऋण क्या होते हैं, तकाबी ऋण किसानों को दी जाने वाली
विशेष अग्रिम राशि एडवांस मनी होती है, जिसका उपयोग किसान अपने कृषि गतिविधियों में करता है, जैसे कि आपके बीज खरीदने के लिए, खाद खरीदने के लिए, कृषि उपकरणों के लिए, सिंचाई की सुविधाओं के लिए, इन सब के लिए जो आपका पैसा लगेगा उसे क्या कहते हैं? तकाबी ऋण कहते हैं। तो इसने किसानों को क्या दिया? तकाबी ऋण दिया। तकाबी ऋण देने से किसान क्या हो गए? फाइनेंशियली मजबूत हुए और उन्होंने क्या किया? बड़े स्तर पर खेती की। बड़े स्तर पर खेती पर प्रोडक्शन ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो राजस्व ज्यादा मिलेगा, जिसके कारण पुनः क्या होगा? राजस्व का जो स्ट्रक्चर है उसमें सुधार होगा, राशि में वृद्धि होगी। तीसरा सुधार इसने किया कि अकाल जब पड़ा तो अकाल के दौरान करों को चुकाने में किसानों को क्या दी? छूट दी। तो आपको छूट तो देनी चाहिए ना। अकाल के दौरान आप कर लगाएंगे तो किसान फिर आगे क्या करने लगेगा? कर चोरी करने लगेगा। तो जब शासक इस प्रकार की सुविधा देगा तो किसान क्या करेंगे? उसका सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसने क्या की? करों में भारी छूट भी दी। इसके अलावा आप देखेंगे कि इसने बंगाल वाले क्षेत्र में इजारा व्यवस्था लागू की। क्या की? हाँ, तो इजारा व्यवस्था के अंतर्गत होता था कि 5 वर्षीय ठेके के लिए भूमि की बोली लगाकर उसे भूमि दे दी जाती थी। यदि वह किसान 5 वर्ष में ठेके की जो भूमि है उसका राजस्व निश्चित दर से प्रदान नहीं करेगा तो उससे भूमि फिर से छीन ली जाएगी और दूसरे ठेकेदार को दे दी जाएगी। इससे क्या फायदा हुआ? इससे यह फायदा हुआ कि जब भूमि आपके संपूर्ण जीवन काल के लिए अगर किसी व्यक्ति को दे दी जाती थी तो उससे कर राजस्व कैसा प्राप्त होता था? कम। लेकिन अगर आपने ये अस्थाई जो भूमि स्वामित्व की प्रणाली अपनाई कि 5-5 साल, बस कितना? 5-5 साल, तो इससे कर राजस्व कैसा आने लगेगा? ज्यादा और नियमित तौर से। उत्तरदायित्व तो बढ़ेगा किसका? उस इजारेदार का। किसका? इजारेदार का। तो इस व्यवस्था से भी राजस्व में क्या हुई? वृद्धि हुई। इसके अलावा आप देखते हैं कि बंगाल एक ऐसा क्षेत्र था जहां पर हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मावलंबी निवास करते थे। तो वहां पर अपने बंगाल के प्रशासनिक अधिकारियों के रूप में हिंदू और मुस्लिमों को बिठाने में, ये खुद एक मुस्लिम नवाब होने के बावजूद या शासक होने के बावजूद इसने अधिकारियों की नियुक्ति में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं अपनाया। इसने हिंदू और मुसलमानों को समान रोजगार के अवसर और मौके प्रदान किए और उच्च पदों पर नियुक्ति किसके आधार पर करने लगा? योग्यता के आधार पर। इसके माध्यम से इसने बंगाल क्षेत्र में शांति भी सुनिश्चित करी। ठीक है, इतने सारे काम और भर भर के राजस्व आने के कारण इतना बड़ा नजराना की राशि बार बार औरंगजेब को प्राप्त होने के कारण औरंगजेब किससे इम्प्रेस्ड हो जाएगा? मुर्शीद कुली खां से, है ना। और जैसे आप अच्छा काम करते हो तो आपका क्या होता है? प्रमोशन होता है। होता है कि नहीं? है ना। जैसे घर में रहते हो तो मम्मी क्या करती है? मम्मी से एक जगह की परमिशन मांगो, क्या करना पड़ता है? पहले मम्मी को इम्प्रेस करना पड़ता है ना। मम्मी को थोड़ी सी मम्मी की हेयर हेयर बढ़िया हेयर स्टाइल कर दो, किसी दिन मम्मी की साड़ी वाड़ी सुधार दो, है ना। और मम्मी को बढ़िया रेडी कर दो, मम्मी की सेल्फी एल्फी ले दो 2-4, फिर मम्मी खुश हो जाती है, व्हाट्सएप में लगाने के लिए मिल जाती है ना। फिर मम्मी कहती है अच्छा आज कुछ विशेष है ना। फिर क्या होता है? आप मम्मी को, मम्मी मुझे फ्रेंड्स के साथ यहाँ जाना है, तो फिर मम्मी कहती है ठीक है चले जाओ। होता है ना। तो आपको ये अनुमति मिल जाती है। पहले तो अपन लोग को छोटे में छोटी छोटी परमिशंस भी नहीं मिलती थी, लेकिन जब अपन जैसे जैसे क्या होते जाते हैं, कैपेबल होते जाते हैं, आप आज अधिकारी बन जाओगे ना कल, तो आपकी कई सारी चीजें आपके घर वाले नहीं पूछेंगे आपसे। आप खुद अपने डिसीजंस क्या कर पाएंगे? ले पाएंगे। तो वैसे ही जैसा कि आपको अधिकारी बनने पर आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो जाएंगे, तो जब आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं तो आपको क्या होते हैं? आपके दायित्व कम कर देते हैं घर वाले, है ना। वैसे ही आप देखेंगे कि लेकिन आपकी जिम्मेदारियां बढ़ाते हैं कि अब आपको छोटे भाई बहनों को भी पढ़ाना है। क्या करना है? छोटे भाई बहनों को भी पढ़ाना है, इनको भी गाइड करो, इनको भी आगे, है ना। तो एक दारोमदार आ जाता है कि नहीं आ जाता अपने कंधों पर बोझ कि हाँ अपन ने ये जिम्मेदारी का क्या किया है? उठाया। वैसे ही आप देखेंगे कि जब मुर्शीद कुली खान ने बंगाल के दीवान के पद पर रहते हुए अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे तरीके से निभाया तो औरंगजेब ने प्रसन्न होकर उसको 1701 में बिहार का भी क्या बना दिया? दीवान बना दिया। अब इसने बिहार वाले क्षेत्र में भी दीवान के रूप में बहुत अच्छा काम किया, तो औरंगजेब और खुश हुआ, बोला और देंगे तुमको। ठीक है, तो फिर उसको क्या मिल गया? उड़ीसा का भी दीवान बना दिया गया। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये सिर्फ किस पद पर है? दीवान के पद पर। ठीक है, तो आप जैसे देखें, मैंने ये बोला क्या? बिहार, ये बोला मैंने क्या? उड़ीसा, और मैं ये बोल रही हूँ कि यहाँ पर आपका बंगाल। तो अभी यहाँ सब जगह क्या बन रहा है? वो दीवान।
यहाँ पे भी दीवान बन रहा है, यहाँ भी वो क्या बन रहा है, दीवान, और यहाँ पे भी क्या बन रहा है, वो दीवान। यानी अभी उसकी पद में वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन आगे चलकर इसे क्या बना दिया जाएगा, बिहार का सूबेदार बना दिया। तो जैसे मैंने कहा कि यदि ये बिहार है तो इसे बिहार का क्या बना दिया गया, डिप्टी गवर्नर। क्या बना दिया गया, डिप्टी गवर्नर बना दिया गया, यानी सूबेदार बना दिया गया। ठीक है, तो इसके पद में लगातार क्या हो रही है, वृद्धि होते जा रही है। और मुर्शीद कुली खां क्या होते जा रहा है, शक्तिशाली होते जा रहा है, कि एक क्षेत्र से राजस्व, फिर दूसरे से, और फिर तीसरे से, और उसके बाद तो अब क्या बन गया, डिप्टी सूबेदार भी बन गया एक क्षेत्र का। ठीक, इसके बाद देखेंगे कि यहां तक के बाद फिर 1707 में औरंगजेब की क्या होगी, मृत्यु हो जाएगी। और औरंगजेब की बात की मृत्यु के बाद जो उसके बाद जो वहां पर क्या बनेंगे, मुगल सत्ता में शासक बनेंगे, उन शासकों ने मुर्शीद कुली खां को क्या बनाया, बिहार का सूबेदार बनाया। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, फर्रुखशियर ने, किसने, आपके फर्रुखशियर ने 1717 में मुर्शीद कुली खां को इस संपूर्ण बंगाल क्षेत्र का क्या बना दिया, गवर्नर बना दिया। यानी अब ये जो है वो सबसे बड़े पद पर पहुंच गया। किसके समय में, फर्रुखशियर के समय। तो फर्रुखशियर के समय में ये सबसे अपग्रेडेड पोस्ट पर पहुंचा। ठीक है, कौन, मुर्शीद कुली खां। यहां तक की बात है क्लियर। लेकिन आप देखेंगे कि केंद्रीय मुगल सत्ता पर बैठने वाले शासक कमजोर होते जा रहे हैं और बंगाल का नवाब शक्तिशाली होते जा रहा है। कौन शक्तिशाली होते जा रहा है, तो मुर्शीद कुली खां ने उन आपके कमजोर मुगल शासकों के आदेश और नियंत्रणों को मानना क्या कर दिया, मना कर दिया, और नजराने वजराने की राशि को क्या करने लगा, कम भेजने लगा, और खुद को एक स्वतंत्र शासक के रूप में घोषित कर दिया। सिर्फ थोड़ी बहुत निष्ठा स्वरूप कुछ क्या करता रहा, नजराना भेजते रहा। इस प्रकार से 1717 में बंगाल राज्य की उत्तराधिकारी राज्य के रूप में स्थापना मुर्शीद कुली खां के द्वारा की गई। तो बंगाल जो प्रांत है इसका संस्थापक कौन, मुर्शीद कुली खां। ये बात क्लियर, ठीक है। अब आप देखेंगे कि मुर्शीद कुली खां जो है इसकी क्या हो गई, स्थापना हो गई। इसने किसकी स्थापना करी, बंगाल की। तो बंगाल प्रांत के संपूर्ण राजस्व और प्रशासन संबंधी निर्णय कौन लेगा, मुर्शीद कुली खां लेगा। लेकिन इसी समय फर्रुखशियर की लाइलाज बीमारी का इलाज अंग्रेजों के प्रतिनिधि मंडल के एक चिकित्सक हैमिल्टन ने कर दिया, जिससे खुश होकर केंद्रीय मुगल सत्ता का जो फर्रुखशियर है उसने अंग्रेजों यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक शाही फरमान जारी किया, जिसमें अंग्रेजों को एक अधिकार दिया दस्तक जारी करने का। किसको, दस्तक। दस्तक जारी करना मतलब पास देना। क्या देना, आपका पास। पास का मतलब होता अनुमति पत्र। क्या होता है, अनुमति पत्र। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आपको तो ये पता है कि ये है आपका क्या, भारत। ठीक है, ये क्या है आपका, भारत। और इस भारत से आपका सामान कहाँ जा रहा है, ब्रिटेन। तो हम देख रहे हैं कि भारत से ब्रिटेन पे जो सामान जा रहा है वो कहाँ से जा रहा है, बंगाल से। और बंगाल से कहाँ आ रहा है, भारत, सामान ब्रिटेन आ रहा है। ठीक है, तो सामान यानी माल की क्या हो रही है, आवाजाही, आयात और निर्यात। और आयात और निर्यात पर क्या लगाए जाते हैं, टैक्स लगाए जाते हैं। और एक और बात कि जब आप इस प्रकार का विदेशी व्यापार करेंगे तो आपको क्या लेनी पड़ेगी, अनुमति लेनी पड़ेगी। तो उस अनुमति के लिए क्या जारी किया जाएगा, पास। तो फर्रुखशियर ने कहा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शासकीय अधिकारी और कर्मचारी हैं उन्हें आयात निर्यात पर किसी भी प्रकार का कर नहीं देना पड़ेगा। और ये कर तब नहीं देंगे जब उनके पास क्या होगा, एक पास होगा। क्या होगा, आपका एक पास होगा। जैसे आप लोग बस में बैठते हो ना, तो आप लोग स्टूडेंट लाइफ में होते हो, जैसे कॉलेज स्टूडेंट होते हो, तो आप अपना एक पास बना लेते हो। तो आपको रोज रोज क्या नहीं देना पड़ता, बस का किराया नहीं देना पड़ता, आप एक मुश्त राशि दे देते हो ना। तो वैसे इनको कितना देना पड़ता था, सिर्फ 3000 रुपए। और 3000 रुपए के बदले में इनको क्या करना पड़ता था, पूरे टाइम कर मुक्त व्यापार करते रहते थे, सिर्फ क्या दिखाकर, पास दिखाकर। ठीक है, तो इसी पास को क्या बोलते हैं, दस्तक। क्लियर है। अब यहाँ पर ये बात कि ये दस्तक जो थी ये कुछ सीमित क्षेत्र के अंतर्गत क्या की गई थी, जारी। परंतु आप देखेंगे कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसी दस्तक का खूब अधिक दुरुपयोग किया। कैसे दुरुपयोग किया, तो आप देखेंगे कि इस दस्तक का दुरुपयोग उन्होंने ऐसे किया कि जो भारतीय व्यापारी थे उन्हें तो दस्तक प्राप्त करने की अनुमति नहीं थी। उनको तो पूरा माल के आयात निर्यात पर क्या करना पड़ता था, टैक्स, चुंगी वगैरह सब क्या करनी पड़ती थी, पे करनी पड़ती थी। तो ये क्या करते थे, भारतीय व्यापारियों को कम टैक्स चुकाने का लालच देकर
और भारतीय व्यापारियों के सामान को खुद का सामान बताकर उन्हें क्या कर दे, उस पर क्या कर देते थे, दस्तक जारी कर देते। तो बताओ कि ये दोहरी लूट कर रहे थे। एक तो क्या, भारतीयों के जो सामान था उसको भी लूटते थे कम मूल्य पर लेकर, और दूसरा कि जो टैक्स की पैसा किसको मिलना था, नवाब को मिलना चाहिए, वो नवाब के पैसे की भी लूट क्या करते थे, खुद ही करके अपने जेब पे रख लेते थे। ठीक, तो पहली लूट समझ में आई। ठीक है, इसके बाद दूसरी लूट आप देखें कि ये जो दस्तक है ये सिर्फ कंपनी के शासकीय व्यापार के लिए जारी किया जा सकता था, कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों के निजी व्यापार के लिए जारी नहीं किया जाता था। तो इन लोग क्या करने लगे, कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी खुद के निजी व्यापार के लिए भी क्या करने लगे, पास जारी करने लगे। तो भाई उस पर तो टैक्स नवाब को मिलता ना, लेकिन ये उसका भी टैक्स नहीं दे रहे हैं। तो आप देखेंगे कि 1717 के बाद जो बंगाल में आने वाली राजस्व की राशि थी, जो नवाब के पास या गवर्नर के पास आती थी, उस राशि में भारी डिक्लाइन हुआ। बहुत कम राजस्व की क्या आने लगी, राशि आने लगी। तो अब नवाब को, बंगाल के राजा को चिंता होगी कि यार ये इतनी कम की राशि क्यों आ रही है। तो पता चलता है कि भाई ये दस्तक का क्या कर रहे हैं, बहुत अधिक दुरुपयोग कर रहे हैं। और यही दस्तक आगे जाकर बंगाल के आगे जो जितने भी आपके नवाब बनेंगे, उन नवाबों वर्सेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में संघर्ष का कारण बनेगी। यहां तक क्लियर है। चलिए, अब आप यहां पर देखेंगे कि दस्तक क्या है, कंपनी द्वारा बंगाल से यूरोप सामान लाने और यूरोप से सामान कहां लाने, भारत में लाने पर जो आवाजाही पर क्या दिया जाता था, पास या अनुमति पत्र, उसे क्या कहते थे, दस्तक। तो ब्रिटिश अधिकारी जो हैं वो बिना कर चुकाए ही माल का क्या करते थे, आयात निर्यात कर सकते, यदि उनके पास क्या है, दस्तक है तो। ठीक है, इसके बाद ये दस्तक केवल किसके लिए था, शासकीय व्यापार के लिए। ठीक है, कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार के लिए दस्तक जारी करने की अनुमति नहीं थी। और दूसरी बात, भारतीय व्यापारियों को दस्तक प्राप्त करने का अधिकार नहीं था, उनको क्या करना पड़ता था, पूरा कर चुकाना पड़ता था। ठीक है, लेकिन आगे चलकर इस दस्तक का क्या किया गया, दुरुपयोग किया गया, किसके द्वारा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ठीक है, चलिए, तो आप देखेंगे कि मुर्शिद कुली खां जो था, उसने तो जैसे तैसे उस राजस्व की राशि को वसूला और काफी कड़ा नियंत्रण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर क्या रखा, साध कर रखा। ठीक है, अब मुर्शिद कुली खां जो है उसकी मृत्यु हो जाती है 1727 में। कब हो जाती है, 1727 में। तो मुर्शिद कुली खां जो है उसने अपना उत्तराधिकारी अपनी बेटी के पति, है ना, मतलब अपने दामाद को क्या किया था, घोषित किया था। तो मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बनेगा, बंगाल का नवाब बनेगा सुजाउद्दीन। कौन बनेगा, सुजाउद्दीन। कब से कब तक, 1727 से 1739 तक। ठीक है, तो एक बात ये कि इसने अपने दामाद को ही क्यों अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। तो आप देखेंगे कि ये जो आपका बंगाल वाला क्षेत्र है, इस बंगाल वाले क्षेत्र पर एक सूबा था क्या, उड़ीसा, और दूसरा सूबा क्या था आपका, बिहार। ठीक है, तो जब मुर्शिद कुली खां संपूर्ण बंगाल का क्या था, गवर्नर, तो उसने अपने दामाद की परीक्षा लेनी चाहिए कि क्या ये योग्य है, क्या ये मेरे बदले उत्तराधिकारी, मेरे बाद उत्तराधिकारी बनने लायक है। तो उसने, मुर्शिद कुली खां ने अपने दामाद सुजाउद्दीन का क्या लिया, टेस्ट। और टेस्ट लेने के लिए उसने क्या किया, उसने उसे बिहार सूबे का क्या, बिहार, इस बिहार सूबे का क्या बनाया, डिप्टी गवर्नर बनाया। ठीक है, और उसने देखा कि ये जो सुजाउद्दीन जो उसका दामाद है, उसने बिहार में डिप्टी सूबेदार के पद पर रहकर अच्छा कार्य किया। ठीक है, तो इसने समझ गया कि हाँ ये योग्यतावान है, ये संपूर्ण बंगाल के प्रांत के पद को या आपके गवर्नर के पद को क्या कर सकता है, संभाल सकता है। तो इसने क्या किया, बंगाल का अगला गवर्नर अपने उत्तराधिकारी के रूप में किसे घोषित किया था, सुजाउद्दीन। तो मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के बाद सुजाउद्दीन कब गवर्नर बनेगा, 1727। ठीक है, सुजाउद्दीन गवर्नर बना और उसने 1739 तक बंगाल में अच्छे तरीके से क्या किया, शासन किया। लेकिन आप देखेंगे कि जिस समय सुजाउद्दीन बंगाल का गवर्नर है, उसी समय बंगाल में जो नवाब की सेना है, उस नवाब की सेना में सैनिक के रूप में कार्य कर रहा एक व्यक्ति जिसका नाम है अली वर्दी खान, इस अली वर्दी खान का उत्थान हो रहा है, यानी ये इमर्ज हो रहा है एक शक्तिशाली शासक के रूप, जबकि ये क्या है, सिर्फ सैनिक है।
तो ये जो अलीवर्दी खां है, ये सुजाउद्दीन के समय में ही इसका उत्थान हुआ। ये पहले किसके काम में, किस पद पर काम करता था? सैनिक के पद पर। फिर सुजाउद्दीन ने उसकी सैन्य क्षमताओं को अच्छा देखकर, उसके कौशल से प्रभावित होकर उस अलीवर्दी खां को सेना में किस पद पर नियुक्त कर दिया? जनरल के पद पर। और फिर उसने देखा कि ये तो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, तो इसी सुजाउद्दीन ने उसे क्या कर दिया? इस बिहार वाले क्षेत्र का क्या बना दिया? डिप्टी गवर्नर बना दिया। ठीक है, यानी गवर्नर कौन है? सुजाउद्दीन। और बिहार में उसने अपने अधीन, मतलब बंगाल प्रांत में आने वाले एक सूबे बिहार का डिप्टी गवर्नर उसे किसने बना दिया? अलीवर्दी खान ने। ठीक है, क्लियर। अब क्या होती है, जब सुजाउद्दीन की मौत हो जाती है, किसकी मौत? सुजाउद्दीन। तो सुजाउद्दीन की मौत के बाद उसका बेटा सरफराज, क्या नाम है? सरफराज। वो क्या बनेगा? बंगाल का अगला नवाब बनेगा। लेकिन जब सरफराज क्या बनेगा आपका? नवाब। किसके बाद बनेगा नवाब? सुजाउद्दीन के बाद। तो सुजाउद्दीन के बाद जो अगला अधिकारी है वो क्या है आपका? सरफराज। लेकिन हम देखेंगे कि ये जो अलीवर्दी है, कौन आपका? अलीवर्दी, ये बिहार का क्या है? डिप्टी गवर्नर। इसने सोचा कि क्यों ना मैं ही क्या बन जाऊं? संपूर्ण बिहार का गवर्नर बन जाऊं, क्योंकि सरफराज को वो योग्य नहीं मानता था। तो इसने सरफराज के खिलाफ क्या कर लिया? युद्ध। क्या कर दिया? युद्ध कर लिया। और यह युद्ध जो है सरफराज वर्सेस अलीवर्दी, कहां पर होगा? गिरिया नामक स्थान पर। कहां पर होगा? गिरिया। तो गिरिया नामक स्थान पर इन दोनों के बीच में युद्ध हो जाएगा। और युद्ध में आप देखेंगे कि सरफराज खां की मृत्यु होगी, यानी अलीवर्दी सरफराज की क्या कर देगा? हत्या। और गिरिया के युद्ध में विजय के बाद अलीवर्दी अपने आप को क्या बनाएगा? बंगाल का गवर्नर। ठीक है, तो सुजाउद्दीन के बाद कौन आएगा आपका? सरफराज खान। कब आएगा? 1739 से 1740, मात्र एक साल। मात्र एक साल के लिए बंगाल का क्या बनेगा? गवर्नर। और जब ये गवर्नर बनेगा तो इसने एक उपाधि धारण करी, जिसका, उस उपाधि का नाम है आलम उद्दौला हैदर जंग। ठीक है, तो आलम उद्दौला हैदर जंग की उपाधि किसने धारण करी? सरवार। लेकिन इसी के समय में इसी के बंगाल प्रांत के अंतर्गत आने वाला एक प्रांत, एक सूबा, क्या? बिहार, उसके डिप्टी गवर्नर अलीवर्दी खान ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। और उस विद्रोह का परिणाम क्या हुआ? युद्ध। कहां पर हुआ युद्ध? गिरिया नामक स्थान पर। कब हुआ? 1740। गिरिया का युद्ध 1740 में हुआ, जिसमें अलीवर्दी खान ने सरफराज खान की हत्या कर दी और खुद क्या बन गया? नवाब। यानी बंगाल का नवाब, या क्या बना? गवर्नर बना। अब एक बात बताओ, आप एक वैध उत्तराधिकारी की हत्या करो और खुद क्या बन जाओ? शासक बन जाओ, तो क्या वहां की जनता आपको सपोर्ट करेगी? नहीं करेगी ना। क्या आपको इतनी इजीली एक्सेप्ट कर लिया जाएगा? नहीं। क्या मुगल शासक आसानी से आपको वहां के गवर्नर बनने की अनुमति या आदेश पत्र दे देगा? नहीं देगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा? अब केंद्रीय मुगल सत्ता पर जो शासक होगा उसे प्रभावित करने का प्रयास करेगा। कौन? अलीवर्दी खां। तो अलीवर्दी खां ने बंगाल के प्रांत में स्थायी गवर्नर के रूप में नियुक्त हुआ सरफराज खान की हत्या करने के बाद। लेकिन अपने पद को स्थायी करवाने के लिए उसने केंद्रीय मुगल सत्ता पर बैठे शासक, क्या नाम है उसका? मोहम्मद शाह। कौन है आपका? मोहम्मद शाह। तो इस मोहम्मद शाह को कितने रुपए की घूस दी? 2 करोड़ रुपए की घूस दी। और 2 करोड़ रुपए की घूस देकर अपने बंगाल के गवर्नर के पद को क्या कर लिया? स्थायी बना दिया। और जब आपका बंगाल का गवर्नर बना, तो गवर्नर बनने के बाद मात्र एक ही बार उसे क्या भेजा? नजराना भेजा। किसको? मोहम्मद शाह को। और मोहम्मद शाह जो था वो आपके एक अयोग्य और कमजोर मुगल बादशाह था, जो इस अलीवर्दी खां को क्या नहीं कर, सॉरी, अलीवर्दी खां को कंट्रोल नहीं कर पाया। और अलीवर्दी खां नियंत्रण से बाहर हो गया। और उसने अगले अपने 16 साल के शासन में प्रांतपति के रूप में एक बार भी फिर मुगल शासक को नजराना नहीं भेजा और संपूर्ण राजस्व की राशि अपने पास ही रखा। किसने? आपके अलीवर्दी खान। लेकिन ये जो आपका राजस्व आ रहा था, इस राजस्व की राशि के का उपयोग उसे दूसरे क्षेत्र में करना पड़ा, क्योंकि आप देखेंगे कि जब आपके यहाँ पर अलीवर्दी खां क्या बनता है? गवर्नर बनता है। किस क्षेत्र पे? बंगाल वाले। तो इस वाले क्षेत्र पर मराठों के क्या होते हैं? लगातार आक्रमण होते हैं। और मराठों ने इनके ऊपर आक्रमण कर करके इनसे खूब सारे युद्ध करे। किस समय में? अलीवर्दी खां के साथ। तो अलीवर्दी खां का राजकोष खाली होता जाएगा। अब उसको चिंता होगी कि कहीं मराठे जो है वो बंगाल मेरे से छीन ना लें। तो अलीवर्दी खां जो है वो परेशान होकर मराठा सरदार, 1751 में जब इनका मराठों के साथ संघर्ष होगा, तो मराठा सरदार रघु जी से क्या होगा?
रघु से युद्ध में पराजित हो जाएगा और युद्ध में पराजित होने के बाद अलीवर्दी खां मराठों से क्या कर लेगा, संधि। और इस संधि के तहत अलीवर्दी खां को 12 लाख रुपए वार्षिक चौथ क्या करना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। हर साल कितना, 12 लाख वार्षिक रुपए किसके रूप में, चौथ के रूप में किसको देना पड़ेगा, मराठों को। और इसके साथ साथ उसको क्या देना पड़ा, उड़ीसा प्रांत भी देना पड़ा। तो इसी बंगाल जो आपका प्रांत था उसका एक सूबा उड़ीसा प्रांत किसके अधिपत्य में आ गया, मराठों के अधिपत्य में आ जाएगा। किसके समय में, अलीवर्दी खां के। अलीवर्दी खां की मृत्यु कब हो जाएगी, 1756 में। कब हो जाएगी, 1756 में। तो आप देखेंगे कि अलीवर्दी खां जो है इसके शासन काल में कुछ इसके संघर्ष हुए, किसके साथ, अंग्रेजों के। तो अंग्रेजों के साथ जब संघर्ष होंगे वो किसको लेकर, वही दस्तक को लेकर, किसको लेकर, दस्तक को लेकर। तो जब अंग्रेजों के साथ इसके संघर्ष होते हैं तो अंग्रेजों के साथ होने वाले संघर्ष को करने के पश्चात अलीवर्दी खां को ये रियलाइज होता है कि अंग्रेज एक ऐसी मधुमक्खी के छत्ते के समान है कि अगर आपने उस छत्ते को छेड़ा तो वो आपको काट काट कर नष्ट कर देंगे, लेकिन अगर आपने अंग्रेजों को यदि छेड़ा नहीं तो आपको वो क्या देंगे, शहद देंगे। ठीक है, ऐसा कथन किसका है, अलीवर्दी खां का। यानी अलीवर्दी खां जो है वो अंग्रेजों से क्या हो गया, अब संघर्ष वंघर्ष नहीं करेगा। ठीक है, तो ये कथन किसने दिया है, अलीवर्दी खां ने। और वो क्या कह रहा है इसके माध्यम से, कह रहा है कि अंग्रेजों से संबंध अच्छे बनाए रखो, अगर बिगाड़े तो क्या होंगे, युद्ध होगा, संघर्ष होगा और आप काटे जाओगे। ठीक है, क्लियर। चलिए अब आप देखेंगे कि अलीवर्दी खां जो है इसका अगला उत्तराधिकारी कौन। तो अलीवर्दी खां की 3 बेटियां थी। कितनी बेटियां, 3। पहली बेटी जो उसकी बड़ी बेटी थी उसका नाम है घसीटी बेगम। क्या नाम है, घसीटी बेगम। और इस घसीटी बेगम का विवाह जो है वो ढाका में हुआ। आज का आप बांग्लादेश देखते हो ना, ये इस तरीके का आपका बांग्लादेश दिखता है ये, तो यहाँ पर आपके क्या है, ढाका। तो ढाका में इसका क्या हुआ, विवाह हुआ। इसकी दूसरी पुत्री का जो विवाह है वो कहाँ पर हुआ, पूर्णिया। पूर्णिया में शासक जो था उसके साथ उसने क्या किया, विवाह किया। और उसका जो पूर्णिया के शासक वाली जो उसकी पुत्री थी उसके बेटे का नाम क्या था, शौकत जंग। ठीक। तीसरी पुत्री का विवाह उसने कहाँ किया, पटना के शासक से। और तीसरी बेटी का बेटा कौन था, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला कौन था, इस बेटी का नाम था अमीनी बेगम। कौन था आपका, अमीनी बेगम। ठीक है, तो अमीनी बेगम का बेटा कौन है आपका, सिराजुद्दौला। अच्छा, इसमें आप देखें कि अलीवर्दी खां ने इन शासकों के साथ अपनी पुत्री का विवाह करवा के वैवाहिक संबंधों की नीति अपनाई। किसकी, वैवाहिक संबंधों की नीति अपनाई और राज्य में शांति व्यवस्था को बनाए रखा। ठीक है, अलीवर्दी खां ने अपना अगला उत्तराधिकारी अपनी तीसरी बेटी अमीनी बेगम के पुत्र सिराजुद्दौला को घोषित किया। अब जब सिराजुद्दौला को क्या बनाया उसने, अपना उत्तराधिकारी, तो कौन लोग इसके आंतरिक संघर्षी हो जाएंगे। भाई ये बोलेगा शौकत जंग कि मैं तो बड़ी वाली का बेटा हूं, तो मुझे क्या बनाया जाए, शासक बनना चाहिए। और इससे ज्यादा तो घसीटी बेगम बोलेगी कि हम तो अपने पापा जी की बेटी, तो हमको क्या बनना चाहिए, पहले उत्तराधिकारी तो मैं हूं, नाती तो बाद में बनेंगे। शौकत जंग नाती है, सिराजुद्दौला क्या है, नाती है, तो ये तो बाद में बनेंगे, पहले मुझे क्या बनना चाहिए, बंगाल का गवर्नर बनाया जाना चाहिए। तो अब आप देखेंगे कि जो घसीटी बेगम है और शौकत जंग है ये क्या हो गए, सिराजुद्दौला के विरोधी हो गए और इनका क्या होगा, संघर्ष होगा। ठीक है, तो अलीवर्दी खां जो है इसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु। तो अलीवर्दी खां की मृत्यु कब हो जाती है, 1756 में। और उसकी सबसे छोटी पुत्री जिसका नाम अमीना बेगम है उसका बेटा सिराजुद्दौला क्या बनेगा, उत्तराधिकारी। कहाँ का, बंगाल का। तो बंगाल प्रांत का अगला गवर्नर कौन नियुक्त होगा, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला को क्या करना पड़ेगा, आंतरिक संघर्ष झेलने पड़ेंगे। क्या झेलने पड़ेंगे, तो पहला संघर्ष जो है उसका किसके साथ होगा, शौकत जंग के साथ, जो कौन था, दूसरी वाली बेटी का बेटा था, जो कहा, जिसकी शादी कहाँ हुई थी, पूर्णिया में। तो पूर्णिया के शासक में वो शौकत जंग है ना, तो इसके साथ किसका युद्ध होगा, सिराजुद्दौला का। सिराजुद्दौला वर्सेस आपके शौकत जंग का युद्ध 1756 में हुआ। कहां पर, मनिहारी का युद्ध। और इस मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग पराजित हुआ, सिराजुद्दौला ने इसकी हत्या कर दी। इस प्रकार से एक की क्या कर दिया,
हत्या और उसको क्या कर दिया, अपने रास्ते से हटा दिया। दूसरा आप देखेंगे कि कौन है आपकी घसीटी बेगम, जो उसकी क्या थी, मासी, है ना। तो उसकी जो बड़ी मासी थी, जो ढाका के गवर्नर की क्या थी, विधवा थी, उनके साथ भी इसका क्या होगा, संघर्ष होगा। और यही घसीटी बेगम किसके साथ मिल जाएगी, अंग्रेजों के साथ मिल जाएगी। तो आप देखेंगे कि अगला संघर्ष जो है वो घसीटी बेगम प्लस आपके कौन, अंग्रेज। तो अंग्रेज भी क्या हो गए, सिराजुद्दौला के विरोधी। ठीक है, तो सिराजुद्दौला के विरोधी जो है वो आपके कौन हो जाएंगे, अंग्रेज। अंग्रेज सिराजुद्दौला के विरोधी क्यों हुए, तो सबसे पहले यहाँ बात करें सिराजुद्दौला का खुद का व्यक्तित्व। सिराजुद्दौला एक ऐसा शासक या बंगाल का गवर्नर बना जो काफी कम उम्र में और काफी युवा अवस्था में शासक बना। स्वभाव से अगर देखा जाए तो क्रोधी था। कैसा था, क्रोधी था, थोड़ा जिद्दी था, और कम उम्र का होने के कारण निर्णयों को लेने में जल्दबाजी कर लेता था। कौन, सिराजुद्दौला। इसीलिए वह अंग्रेजों की शक्तियों को, अंग्रेजों के षड्यंत्र और चाल नीतियों को अच्छी तरह से भाप नहीं पाया, और उसने जल्दबाजी में काफी सारे क्या ले लिए, निर्णय ले लिए। इसी का परिणाम आप देखेंगे कि सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में क्या होंगे, संघर्ष। अब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में संघर्ष का मेन जो कारण है वही है दस्तक। क्या है आपके, दस्तक। इस दस्तक का बहुत अधिक दुरुपयोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी कर रहे थे। इसका दुरुपयोग कैसे करेंगे, निजी व्यापार के लिए भी दस्तक जारी, भारतीय व्यापारियों का माल खुद का बताकर क्या करना, दस्तक जारी कर, उनको क्या करना, कर पे छूट देना। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या किया, दस्तक पर का क्या किया, दुरुपयोग किया। इसके कारण जो बंगाल प्रांत का राजकोष था वो खाली हो रहा था, खाली ही था, उसमें तो राजकोष में राशि में वृद्धि नहीं हो रही थी। तो भाई प्रशासन कैसे चलाएंगे। और एक और बात कि भाई बंगाल प्रांत का गवर्नर सिराजुद्दौला है, तो बंगाल प्रांत में होने वाले सभी आंतरिक और बाह्य निर्णयों को लेने की सॉवरिनिटी किसके पास है, सिराजुद्दौला के पास। तो आप यदि अंग्रेज लोग सिराजुद्दौला के द्वारा जारी किए गए आदेशों का उल्लंघन करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि वह इसे अपनी संप्रभुता पर चोट मानेगा और उसके खिलाफ वह कोई ना कोई कार्यवाही करेगा। कौन, आपका सिराजुद्दौला। तो पहले तो ये जान, सिराजुद्दौला ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन कौन सी नसीहत या चेतावनी या आदेश जारी किए थे। तो आप देखेंगे कि सिराजुद्दौला जो है, जब वो 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद क्या बनेगा, बंगाल का गवर्नर, और आंतरिक संघर्ष की समाप्ति के पश्चात उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या दिए, कई आदेश दिए। उसने कहा कि आप जो है मुर्शीद कुली खां के समय जो शर्तें थी उन्हीं शर्तों के अधीन आप बंगाल में क्या करें, कार्य करें। दूसरा आदेश उसने दिया कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों को बंगाल वाले क्षेत्र में अपनी किलेबंदी क्या करनी चाहिए, बंद करनी चाहिए। ठीक है, आप क्या करते हैं, किलेबंदी करते हैं और बोलते हैं कि इसमें माल या गोदाम है, लेकिन रखते क्या है, अस्त्र शस्त्रागार, आप अपने सैनिक रखते हैं। तो आपको ये फोर्टिफिकेशन जो आप कर रहे हैं, ये किलेबंदी आपको क्या करनी चाहिए, बंद। ठीक है, इसने बोला कि आप जो ब्रिटिश अधिकारी है वो निजी व्यापार पर क्या करते हैं, फरमान जारी, वही दस्तक जारी कर लेते हैं, आप उसका क्या कर रहे हैं, दुरुपयोग, इसको आप क्या करिए, बंद करिए। इसके अलावा इसने कहा कि जो आपका कलकत्ता में आपने सूतानाती, गोविंदपुर और कलिकाता वाले क्षेत्र में आपने कलकत्ता में फोर्ट विलियम बनाया है, उस फोर्ट विलियम की जो आपने किलेबंदी करी, जो ऊंची ऊंची दीवार बनाई है, उस किलेबंदी को आप गिराइए। ठीक है, ये आदेश किसने दिए, सिराजुद्दौला। किसे दिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए। तो अब आप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कहेगी कि नहीं, हम औरंगजेब वाली नहीं मानेंगे, हम तो कौन सी वाली मानेंगे, फर्रुखशियर वाली। तो इन लोगों ने क्या किया, फर्रुखशियर के फरमान या शाही आदेश की शर्तों को मानना स्वीकार किया। एक और बात कि फर्रुखशियर का जो शाही फरमान है, इसकी गलत तरीके से व्याख्या और गलत तरीके से उपयोग किसने किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया। ठीक है, तो ये अपने तरीके से क्या करने लगे ब्रिटिशर्स, उसके फरमान की व्याख्या करने लगे। फिर ब्रिटिशर्स जो हैं उन्होंने कलकत्ता और बंगाल वाले क्षेत्र में जो किलेबंदी वो कर रहे थे उसको लगातार क्या रखा, कंटिन्यू रखा। माने ही नहीं, किलेबंदी बंद करने के लिए कह रहा था, ये नहीं माने। फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने भारतीय जहाजों पर भारतीय माल जो आता था ना उस पर ये क्या करते थे, बहुत अधिक कर लगाते थे। तो भारतीय लोग जो हैं वो बहुत अधिक करों से क्या हो रहे थे, परेशान। फिर इसके अलावा आप देखेंगे नवाब की अनुमति के बिना इन्होंने क्या कर ली थी, कलकत्ता में किलेबंदी कर ली, जबकि कलकत्ता की किलेबंदी को उन्होंने क्या किया था, गिराने के लिए कहा था। ठीक है, और ये लोग जो हैं वो अपनी ही शर्तों पर व्यापार करने के लिए क्या हो गए, अड़ गए।
ठीक है। तो सिराजुद्दौला ने इसे अपनी संप्रभुता पर चोट माना और सिराजुद्दौला ने इतने सारे आदेशों का उल्लंघन करने पर क्या कर दिया, इन पर आक्रमण कर दिया। किन पर आक्रमण किया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रों पर। ठीक है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पहला क्षेत्र जो क्या था, कलकत्ता, इस कलकत्ता वाले क्षेत्र पर आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद कलकत्ता पर विजय हासिल करी। किसने? सिराजुद्दौला। और कलकत्ता जिसे वो क्या कहते थे, कलिकाता कहते थे, तो उस कैलकट्टा या कलिकाता का नाम बदलकर जब कलकत्ता पर विजय हासिल करेगा ना, तो इसका नाम बदलकर करके आएगा अलीनगर। क्या रख के आएगा? अलीनगर रख दिया। पहली विजय किसकी? सिराजुद्दौला की। सिराजुद्दौला ने इसके फोर्ट विलियम, क्या है आपका? फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम जो आपके कलकत्ता पर व्यापारिक बंद आपके कोठी थी, उस कोठी की किलेबंदी गिराने के लिए बोला था, नहीं माना, तो इसने क्या किया, उसी फोर्ट विलियम कलकत्ता पर आक्रमण किया और उसी जो आपकी किलाबंद कोठी थी, उस किलाबंदी कोठी का एक ऐसा कमरा है ना, उस कमरे पर इसने क्या किया, कई अंग्रेज कर्मचारियों और अधिकारियों को बंद करके आ गया। लगभग 146 लोगों को बंद किया और आप देखेंगे कि उसमें कोई भी आपके मार्ग नहीं था, दरवाजा और ये सब आपके बंद करके आ गया, जिसके कारण मात्र 23 लोग जिंदा बचे और उस काल कोठरी में वो क्या हो गए, मारे गए अगले दिन। ठीक है। तो इस काल कोठरी की घटना को भी क्या किया, इसने अंजाम दिया। तो इन दो चीजों में आपके विजय प्राप्त करने के बाद सिराजुद्दौला क्या है, बहुत खुश है कि हमने अंग्रेजों के खिलाफ क्या करी है, विजय प्राप्त करी है। ठीक है। लेकिन ये वास्तव में सिराजुद्दौला की विजय जो थी वो अस्थायी थी, क्योंकि अंग्रेज ने इन दो हार का बदला लेने की पूरी तैयारी पहले से ही कर रखी थी। वे अपनी नेवी में, वे अपनी आर्मी में बहुत अधिक मजबूत हो चुके थे। ठीक है। तो अंग्रेज जो है वो आप क्या करना चाहेंगे, सिराजुद्दौला की इन्हीं दोनों हरकतों का जवाब देंगे। और जवाब देने के लिए सिराजुद्दौला के समय में कौन सा युद्ध होगा, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध जो होगा, इस प्लासी का युद्ध की पूरी प्लानिंग जो है वो आपके अंग्रेजों ने पहले से ही कर ली थी। हम देखते हैं कि जो आपका सिराजुद्दौला है, इसके जितने भी आंतरिक विद्रोही थे उनके साथ अंग्रेजों ने गठबंधन किया, उनके साथ नीतियां निर्धारित करी। सिराजुद्दौला का जो आपका कौन है, सेनापति मीर जाफर, उसे भी क्या कर लिया, अपने पक्ष में ले लिया और उसे बंगाल के नवाब बनाए जाने का लालच देकर उसे अपने पक्ष में करने के बाद प्लासी का युद्ध लड़ा। तो प्लासी का युद्ध तो पहले से ही तय था, एक षड्यंत्र के तहत। ये तो एकमात्र नेंग था जिसमें सिराजुद्दौला क्या होगा, हारा जाएगा और फिर मीर जाफर का बेटा मीरन जो है वो क्या कर देगा, इसकी हत्या कर देगा। किसकी? सिराजुद्दौला की हत्या कर। फाइनली सिराजुद्दौला की कहानी क्या हो जाएगी, समाप्त। ठीक है। तो आप देखेंगे कि सिराजुद्दौला, अब सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का गवर्नर कौन बनेगा, मीर जाफर, क्योंकि उसने तो युद्ध में भाग ही इसलिए लिया था कि मैं क्या बनाऊंगा, बंगाल का नवाब। तो बंगाल का अगला नवाब कौन, मीर जाफर। ये जो मीर जाफर है वो आपके अंग्रेजों का क्या बना, पपेट रूलर, यानी एक कठपुतली शासक बनेगा। अंग्रेज को इसको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें देना पड़ेगा। अब अंग्रेज एक ऐसे भिखारी हैं जिनकी भूख ही शांत नहीं होगी। ठीक है। उनको चाहिए और दो और दो और दो। तो आप देखेंगे कि ये अब क्या क्या देगा। पहली चीज की कंपनी की संपूर्ण मांगों और पैसों की मांग को ये लगातार जो बढ़ती जा रही थी उनको पूरा नहीं कर सकते। लेकिन मांगे देख लें कि मीर जाफर कंपनी को क्या करता है, पूरी मांगों को प्रयास करने का क्या करती है, कोशिश। लेकिन तब भी मीर जाफर पर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का कितना बकाया हो जाता है, 25 लाख रुपए। अब ये 25 लाख रुपए उसको क्या कर पाएगा, नहीं चुका पा रहा है। किसको? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कही कि तुम्हें पद से हम हटाएंगे और यहाँ पर एक नया गवर्नर हम क्या करेंगे, बैठाएंगे। तो नए गवर्नर से भी तो क्या करनी पड़ेगी, डील। ठीक है। तो इन्होंने किसको बनाने का सोचा, इसके दामाद मीर कासिम को। किसको सोचा, दामाद मीर कासिम। तो मीर कासिम से पूछा कि अगर हम तुम्हें नवाब बनाएंगे तो तुम क्या दोगे। तो मीर कासिम ने कहा कि अगर तुम मुझे नवाब बनाओगे तो मैं वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव की तुम्हें क्या दे दूंगा, दीवानी दे दूंगा। और कंपनी को तो चाहिए ही है क्या, पैसा। दीवानी यानी राजस्व। तो कंपनी जो है वो मीर कासिम से क्या करने में सक्षम हो गई, सौदेबाजी करने में। तो उसको 3-3 क्षेत्रों की क्या मिल जाएगी, दीवानी। किसको, कंपनी को। और जब कंपनी को 3 क्षेत्रों की दीवानी मिलेगी तो आप देखेंगे कि कंपनी क्या है, खुश। और अगला गवर्नर किसको बनाएंगे, मीर कासिम को।
अब आप यहाँ पर देखेंगे कि क्या मीर जाफर और मीर कासिम यानी ससुर और दामाद में कोई युद्ध हुआ, तो आंसर है नहीं। मीर जाफर अंग्रेजों की भूख या लालसा से जो कभी शांति नहीं हो रही थी, उससे इतना त्रस्त हो गया कि उसने स्वेच्छा से शांतिपूर्ण तरीके से बिना कोई रक्त रंजित क्रांति के ही अपने दामाद मीर कासिम को गद्दी दे दी। ठीक है, तो अब बंगाल वाले क्षेत्र में सत्ता का ये जो स्थानांतरण था मीर जाफर के द्वारा किसको, मीर कासिम को, ये एक आपके रक्तहीन क्रांति के बिना ही हो जाता है। यहाँ कोई लड़ाई कोई संघर्ष नहीं हुआ। और अगला नवाब कौन बनेगा आपका, मीर कासिम। कब बनेगा, 1760 से 1763। लेकिन जब ये मीर कासिम आया तो ये भी अंग्रेजों से क्या हो जाएगा, परेशान, कि अंग्रेज और मांग रहे हैं और मांग रहे हैं। तो लगातार मांगों से कौन परेशान हुआ, मीर कासिम। मीर कासिम जब सत्ता पर आएगा तो उसने कुछ अतिरिक्त कार्य किए, जैसे उसने राजधानी मुर्शिदाबाद से कहां ट्रांसफर कर दी, मुंगेर स्थापित कर दी। अब ये जो है ये वास्तव में अपने आप को बंगाल का एक उपयुक्त नवाब समझने लगा और इसने सोचा कि अब मैं अंग्रेजों के खिलाफ क्या करूंगा, षड्यंत्र करूंगा। तो मीर कासिम जो है इसने ये निर्णय लिया कि हम अपने यानी नवाब जो है वो अपनी सेना को क्या करेगा, मजबूत करेगा। और मजबूत करने के लिए इसने अंग्रेजों के ही जैसी यूरोपियन तर्ज पर अपनी सेना का विकास शुरू करेगा। आप देखेंगे कि इसने मुंगेर वाले क्षेत्र में जब राजधानी बनाई तो वहां पर बंदूक और तोपों को बनाने की फैक्ट्री स्थापित कराई। साथ ही आप देखेंगे कि यूरोपियन तर्ज पर अपनी क्या बना लेगा, सेना तैयार कर लेगा। ये बहुत महत्वाकांक्षी शासक था, इसीलिए ये ब्रिटिशर्स की कठपुतली बनने से क्या कर देगा, इनकार। ठीक है, और कठपुतली बनने से ये इनकार कर देगा तो फिर से अब किसके बीच में विवाद बढ़ेंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस मीर कासिम। इनके बीच में क्या होने लगेंगे, विवाद। और विवाद का फिर से एक और मुख्य कारण वही है, दस्तक। ठीक है, तो उसी दस्तक का मुख्य क्या बनेगा, कारण बनेगा। अब इसने देखा कि भारतीय व्यापारी, जैसे भारतीय व्यापारियों से ही क्या ले लेते थे, बोलते थे कि आप नवाब को टैक्स मत दो, आप हमें क्या कर दो, थोड़ा कम टैक्स दे दो, हम आपके सामान को क्या करेंगे, अपना बताएंगे और उस पर हम क्या कर देंगे, दस्तक जारी कर देंगे। ठीक है, तो आपको टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा। तो ये जो गलत कार्यविधि किसके द्वारा की जा रही थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो ये बहुत श्रूड था, कौन, आपका मीर कासिम। इतनी चालाकी से उसने निर्णय लिया कि क्या करना है, भारतीय तो वैसे भी टैक्स नहीं दे रहे, उसने भारतीयों को कर मुक्त कर दिया। तो अब क्या होगा, ये जो घूस का पैसा भारतीय व्यापारियों से कौन ले रहे थे, अंग्रेज, अब वो घूस का पैसा मिलना क्या हो गया, बंद। और भारतीय अब खुद अपना व्यापार कहां से, बंगाल से क्या ले जाने लगे, ब्रिटेन। तो भारतीयों को दी जाने वाली इस छूट से सबसे ज्यादा चिढ़ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हो गई कि आपने भारतीयों को भी महसूल माफ क्यों कर दिए, ये कर आपने उनको क्यों माफ कर दिए। इस पर कौन चिढ़ गई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चिढ़ गई और फिर आपके मीर कासिम के विरुद्ध क्या करने लगी, संघर्ष। और यही संघर्ष का परिणाम क्या होगा, बक्सर का युद्ध। ठीक है, तो बक्सर के युद्ध में सहयोग प्राप्त करेगा मीर कासिम किससे, तो आंसर है अवध के नवाब से और केंद्रीय मुगल सत्ता के उत्तरवर्ती शासक से। बोलेगा कि आप लोग भी मेरा क्या करें, सहयोग करें, क्योंकि आप लोग के भी तो यहाँ प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो तीनों लोगों ने अपना एक त्रिगुट बनाया। ठीक है, ट्राइलेटरल पार्टी जैसा बनाया और इस त्रिगुट ने किसके खिलाफ लड़ा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। कहां पर लड़ा, बक्सर में लड़ा। यह युद्ध कब होगा, 1764 में। और इस 1764 के बक्सर के युद्ध में ये पराजित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पराजित। तो मीर कासिम पराजित होगा, लेकिन भाई नेतृत्व करता तो मेन कौन होता है, मुगल शासक होता है। तो मुगल शासक जो है शाह आलम द्वितीय, उसे फिर अंग्रेजों के साथ क्या करनी पड़ेगी, संधि करनी पड़ेगी। और यह संधि इलाहाबाद में हुई, इसीलिए इसे इलाहाबाद की संधि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मीर कासिम को पद से क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मीर कासिम जो है वो फिर क्या हो जाएगा, आपका पद से हटेगा। और आप देखेंगे कि उन्होंने मीर जाफर को फिर से क्या किया, फिर से ससुर को बोले तुम ही आ जाओ यार, ये मीर कासिम कुछ ज्यादा ही महत्वाकांक्षी था, तुम तो कम से कम तुम हमारी बात मानते थे, तुम्हारी बटन दबाते थे, तो जैसा हम बोलते थे वैसा तुम क्या करते थे, काम करते थे, तो तुमको ही वापस क्या बनाते हैं, नवाब। तो मीर जाफर को फिर से इन्होंने मीर कासिम के बाद क्या बनाया, नवाब बनाया। लेकिन उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु। किसकी मृत्यु हो जाएगी, मीर जाफर की। तो मीर जाफर के फिर बेटे, क्या नाम है, नजमुद्दौला, इसको क्या बनाया जाएगा, बंगाल का अगला नवाब बनाया जाएगा।
और इसके समय में ही फिर क्या होगी, इलाहाबाद की संधि, और इलाहाबाद की संधि के बाद बंगाल में द्वैध शासन यानी डायरकी लागू की जाएगी। और इस द्वैध शासन के अंतर्गत कंपनी जो है वो क्या कर लेगी, राजस्व यानी संपूर्ण दीवानी मामलों को अपने हक पे रख लेगी, और जो फौजदारी मामले हैं वो किसके अधिकार पर रहेंगे, आपके नजमुद्दौला के अधिकार में रहेंगे। इस प्रकार से आज आपने जो है वो बंगाल में क्या जाना कि कौन कौन से शासक थे, बंगाल एक उत्तराधिकारी राज्य के रूप में कैसे स्थापित हुआ, और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इन नवाबों के कैसे कैसे संघर्ष हुए। ठीक है, तो कल की क्लास में हम ये चर्चा करेंगे कि प्लासी का युद्ध कैसे हुआ, और कल की क्लास का ही एक टॉपिक होगा बक्सर का युद्ध और इलाहाबाद की संधि। इसके अलावा एक टॉपिक और पढ़ना है, अवध। क्या पढ़ना है, अवध। अवध क्यों पढ़ना है, बक्सर का युद्ध पढ़ना है, तो बक्सर के युद्ध में किसने सहयोग किया है, अवध। तो भाई अवध भी तो इस ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या रहे होंगे, असंतुष्ट रहे होंगे ना। तो आपके तीनों उत्तराधिकारी राज्य आपके कंप्लीट हो जाएंगे, हैदराबाद कंप्लीट हो गया, आज बंगाल पढ़ लिया है, कल अवध पढ़ेंगे और फिर प्लासी और बक्सर का युद्ध। ठीक है, क्लियर। तो आज की क्लास यहीं पर अपन समाप्त करते हैं। थैंक यू।